भाई और बहनों, तुम में से कोई है जो पहली बार ऊपर जा रहा है? क्यों? रॉकेट में उल्टी अलाउड नहीं, समझे? हो गया सत्यानाश। आप इतने उदार हो, बड़े दुख की बात है कि ये सॉफ्टवेयर वाले इतने दयावान पर्सनालिटी के जान के पीछे पड़े। पकड़े, अबे खींच रहा था तेरी ढक्कन। यार खिंचाई करते वक्त बताना तो चाहिए ना। देख मेरा पोपट हो गया। आओ मरो, मर जाओ चिलगोज़ो। क्विल से पूछ, इसी को गाने बजाने का शौक है। नहीं, ड्रैग जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, ये अभी बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ समझ गया क्विल। नहीं सीरियसली, मैं ड्रैग से सहमत हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तू जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है क्विल। भाग ले बच्चू भाग ले, पर भागने वाले भूत अपनी लंगोटी तो संभाल। देखकर लगता है कि तुम्हें बचपन से ही पी लिया है। ज्यादा पी ली थी क्या? जब थैनोस ने अपनी चुटकी बजाई, तब यहाँ ऐसा खतरनाक एनर्जी का झटका लगा जैसे आकाशगंगा में सुनामी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा फिर हुआ इस प्लेनेट में। आज रात को जब तू सोएगा तो तेरा तकिया गीला होएगा और तू रोएगा और पूछेगा कि ये क्या है, क्योंकि मैं वहाँ गीला कच्चा छोड़ूंगा। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो तू तो गया। तेरी ये बंदूक कितने में देगा? औकात में रह। अच्छा तो फिर ये हाथ मुझे दे दे। अबे शादी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। ओ ये देखो, अंतरिक्ष के नाम से बच्चा खुश हो गया। स्पेस में जाएगा मुन्ना, स्पेस में घूमी करेगा, अंकल तेरे को स्पेस ले जाएगा। ये क्या कर रहा है? अरे जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना, मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ। जिस स्कूल का तू प्रोफेसर था, मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। हमारा प्रिंसिपल आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है, समझे? ये तो मर्द है, खूबसूरत मर्द है, गबरू पहलवान। वो तो मैं भी हूँ। अरे किसे उल्लू बना रहा है क्विल? मुझे मोटापा चढ़ा है, मसल नहीं। अपनी आंखों में सूरमा लगाकर बेवकूफ चूहे। मुझे चूहा मत बोल। सॉरी यार, मैंने तुझे चूहा बोला। तू तो छचुंदर है मेरे भाई। छचुंदर ठीक है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ मुझे पता है तू कौन है, हर 10 नंबर ही जानता है तू कौन है। हाँ हमें पता है तू कौन है। कौन है? मुझे नहीं पता। उससे भी बुरा है, बद से भी बदतर है। तेरी भैंस को भोपाल। तो भाई और बहनों, तुम में से कोई है जो पहली बार ऊपर जा रहा है? क्यों? रॉकेट में उल्टी अलाउड नहीं, समझे? हो गया सत्यानाश। आप इतने उदार हो, बड़े दुख की बात है कि ये सॉफ्टवेयर वाले इतने दयावान पर्सनालिटी के जान के पीछे पड़े। पकड़े, अबे खींच रहा था तेरी ढक्कन। यार खिंचाई करते वक्त बताना तो चाहिए ना। देख मेरा पोपट हो गया। आओ मरो, मर जाओ चिलगोज़ो। क्विल से पूछ, इसी को गाने बजाने का शौक है। नहीं, ड्रैग जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, ये अभी बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ समझ गया क्विल। नहीं सीरियसली, मैं ड्रैग से सहमत हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तू जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है क्विल। भाग ले बच्चू भाग ले, पर भागने वाले भूत अपनी लंगोटी तो संभाल। देखकर लगता है कि तुम्हें बचपन से ही पी लिया है। ज्यादा पी ली थी क्या? जब थैनोस ने अपनी चुटकी बजाई, तब यहाँ ऐसा खतरनाक एनर्जी का झटका लगा जैसे आकाशगंगा में सुनामी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा फिर हुआ इस प्लेनेट में। आज रात को जब तू सोएगा तो तेरा तकिया गीला होएगा और तू रोएगा और पूछेगा कि ये क्या है, क्योंकि मैं वहाँ गीला कच्चा छोड़ूंगा। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो तू तो गया। तेरी ये बंदूक कितने में देगा? औकात में रह। अच्छा तो फिर ये हाथ मुझे दे दे। अबे शादी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। ओ ये देखो, अंतरिक्ष के नाम से बच्चा खुश हो गया। स्पेस में जाएगा मुन्ना, स्पेस में घूमी करेगा, अंकल तेरे को स्पेस ले जाएगा। ये क्या कर रहा है? अरे जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना, मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ। जिस स्कूल का तू प्रोफेसर था, मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। हमारा प्रिंसिपल आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है, समझे? ये तो मर्द है, खूबसूरत मर्द है, गबरू पहलवान। वो तो मैं भी हूँ। अरे किसे उल्लू बना रहा है क्विल? मुझे मोटापा चढ़ा है, मसल नहीं। अपनी आंखों में सूरमा लगाकर बेवकूफ चूहे। मुझे चूहा मत बोल। सॉरी यार, मैंने तुझे चूहा बोला। तू तो छचुंदर है मेरे भाई। छचुंदर ठीक है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ मुझे पता है तू कौन है,
हर 10 नंबर ही जानता है तू कौन है। हाँ हमें पता है तू कौन है। कौन है? मुझे नहीं पता। उससे भी बुरा है, बद से भी बदतर है। तेरी भैंस को भोपाल। सामने आया। प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई फरवरी 2016 में फैयट काउंटी जॉर्जिया में पॉइवन अंटाल्टा स्टूडियो में। अनिश्चितताओं के कारण पहली फिल्म से कोई क्रू परिवर्तन हुए। फिल्मांकन जून 2016 में समाप्त हुआ। जेम्स गुन ने पहली फिल्म के तुरंत बाद सीक्वल सेट करने का फैसला किया ताकि पात्रों के संरक्षक के रूप में कई भूमिकाओं का पता लगाया जा सके और उन पिछली फिल्म में स्थापित क्विल के पिता की कहानी का पालन किया जा सके। रसेल को जुलाई 2016 में क्विल के पिता के रूप में पुष्टि की गई, जो क्विल के कामिक पिता से प्रस्थान अहंकार को चित्रित करता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का प्रीमियर 10 अप्रैल 2017 को टोक्यो में हुआ था और एमसीयू के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में 5 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। इसने दुनिया भर में $863 मिलियन से अधिक की कमाई की थी, जिससे 2017 की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जबकि अपने पूर्ववर्ती को पीछे छोड़ दिया था। फिल्म को इसके दृश्यों, निर्देशन, साउंड ट्रैक, एक्शन दृश्यों, हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली थी। हालांकि कुछ आलोचकों ने इसे मोल से हीन माना। इसे 90 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। एक अगली कड़ी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई 2023 को जारी की गई है। इससे पहले नवंबर 2022 में डिज्नी प्लस स्पेशल द गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल रिलीज हुई थी। कहानी 2014 में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और बेबी ग्रोट गैलेक्सी के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सार्वभौम जात की नेता आयशा गमोरा की प्रतिष्ठित बहन नेबुला के बदले में एक अंतर आयामी राक्षस एबलिस्क से मूल्यवान बैटरी की रक्षा करती है, जिसे बैटरी चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था। रॉकेट द्वारा खुद के लिए बैटरी चुराने के बाद सवारियन ड्रोन के बेड़े के साथ गार्जियंस के जहाज पर हमला करता है। एक रहस्यमय आकृत ड्रोन को नष्ट कर देती है और गार्जियंस क्रैशलैंड को पास के ग्रह पर ले जाते हैं। आकृत खुद को क्विल के पिता एगो के रूप में प्रकट करती हैं और वह मंटिस, उनके भोले भाले नौकर, से जुड़ जाता है। अहंकार क्विल, गमोरा और ड्रेक्स को अपने ग्रह पर आमंत्रित करते हैं, जबकि रॉकेट और ग्रोट जहाज की मरम्मत करने और नोबला को देखने के लिए पीछे रह जाते हैं। आयशा योंडू उदोंडा और उनके दल को काम पर रखती है, जिन्हें बाल तस्करी के लिए बड़े रैगर समुदाय में से निर्वासित कर दिया गया है ताकि अगवाकों को फिर से पकड़ा जा सके। वो रॉकेट पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जब योंडू क्विल को पलटने से हिचकिचाते हैं जिसे उन्होंने उठाया था, तब उनके लेफ्टिनेंट क्रैगलिन ओफ फंटेरी ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया और एक अन्य लेफ्टिनेंट टेरफेस नेबुला द्वारा सहायता प्राप्त एक विद्रोह का नेतृत्व किया। टीजरफेस ने रॉकेट और योंडू के जहाज पर कैद कर लिया और उनके वफादारों को मार डाला। नेबुला गमोरा को खोजने और मारने के लिए निकल जाती है, जिसे वह अपने दस्तक पिता थनोस द्वारा दी गई यातना के लिए दोषी ठहराती है। ग्रोट और क्रेगलिन, जो पश्चाताप करने वाले हैं और कभी विद्रोह मुक्त रॉकेट और योंडू के लिए इरादा नहीं रखते हैं, योंडू के तीर का उपयोग करते हुए समूह भागते समय जहाज और उनके चालक दल को नष्ट कर देता है। टीचर फेस मरने से पहले संप्रभु को चेतावनी देता है। ईगो एक ईश्वर सदृश आकाशी जिसने अपने घर ग्रह को बनाने के लिए अपनी चेतना के आसपास के मामले में हेर फेर किया है। बताते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड की यात्रा करने और एक उद्देश्य की खोज करने के लिए एक मानवीय आड़ का अनुमान लगाया। अंततः क्विल की मां मेरिडिट के प्यार में पड़ गए। मेरिडिट की मृत्यु के बाद ईगो ने युवा क्विल को इकट्ठा करने के लिए योंडू को काम पर रखा, लेकिन लड़के की कभी डिलीवरी नहीं हुई और ईगो तब से उसकी तलाश कर रहा है। वह क्विल को अपनी विरासत में मिली आकाशीय शक्ति में हेर फेर करना सिखाता है, जबकि मेंटिस ड्रग्स के करीब बढ़ता है और उसे अहंकार की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। नेबुला ईगो के ग्रह पर आता है और गमोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह जोड़ी सामंजस्य बिठाती है और एक असहज गठबंधन तक पहुंचती है। जल्द ही कंकाल के अवशेषों से भरी एक गुफा की खोज की जाती है। ईगो क्विल का ब्रेन वॉश करता है और खुलासा करता है कि अपनी यात्रा के दौरान उसने हजारों संसारों पर पौधे रोपे जो खुद के लिए विस्तार के में टेराफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन केवल 2 सिलेस्टियन की शक्ति ही उन्हें सक्रिय कर सकती है। उस अंत तक उसने अनगिनत महिलाओं को गर्भवती किया और योंडू को अपने संतानों को इकट्ठा करने के लिए काम पर रखा, लेकिन उन सभी को मार डाला जब वे उनकी दिव्य शक्ति को प्राप्त करने में विफल रहे। क्विल ईगो के प्रभाव से लड़ता है। जब ईगो को पता चलता है कि उसने मेरेडिट को ब्रेन ट्यूमर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई, क्विल हिंसक रूप से
अहंकार पर हमला करने के बाद अहंकार परजीवी रूप से कुल की ऊर्जा को अंकुरों को सक्रिय करने के लिए खींचता है, जो उस दुनिया का वो उपभोग करना शुरू करते हैं जिस पर वे हैं। रॉकेट, योंडू, ग्रोट और क्रैगलिन आते हैं और मेंटिस, ड्रेक्स, नेबुला और गमोरा के साथ मिलकर कुल को बचाते हैं। पुनर्मिलन संरक्षक ग्रह के मूल में अहंकार के मस्तिष्क की यात्रा करते हैं, जहां योंडू ने खुलासा किया कि उसने उसे अहंकार से अलग करने के लिए कुल रखा था। जैसे साउरिन के ड्रोन लौटते हैं और हमला करते हैं, रॉकेट चोरी की बैटरियों का उपयोग करके एक बम बनाता है जो ईगो के मस्तिष्क पर ग्रोट करता है। क्विल अहंकार से लड़ने के लिए अपनी नई दिव्य शक्तियों का उपयोग करता है, जिससे वह अन्य अभिभावकों और मंटिस से बचने के लिए काफी देर तक विचलित हो जाता है। बम विस्फोट करता है, अहंकार को मारता है और ग्रह को विकृत करता है, जो क्विल को उसकी दिव्य शक्तियों से दूर कर देता है। योंडी कुल को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है और अंतरिक्ष के निर्वात में मर जाता है। गमोरा के साथ सुलह होने के बावजूद नेबुला थानोस को मारने के लिए अपनी खोज को छोड़ने और फिर से शुरू करने का विकल्प चुनती है। एक नए सदस्य के रूप में मेंटिस के साथ अभिभावक योंडू के लिए अंतिम संस्कार करते हैं। दर्जनों रैगर जहाजों के आने से रॉकेट और क्रेगलिन खुश हैं, योंडू के बलिदान को स्वीकार करते हुए और उसे फिर से रैगर के रूप में स्वीकार करते हुए। क्रेडिट के मध्य और बाद के दृश्यों की एक श्रृंखला में क्रेगलिन योंडू के टेलिकनेटिक तीर और नियंत्रण पिन को लेता है। रैगर नेता स्टार ओगार्ड अपने पूर्व साथियों के साथ फिर से मिले। आयशा एडम बनाती है एक नया कृत्रिम प्राणी जिसके साथ वह रखवालों को नष्ट करने की योजना बनाती है और ग्रोट एक किशोरी में बढ़ता है। मई 2014 में डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने कहा कि उन्हें लगता है कि गैलेक्सी फिल्म के पहले संरक्षक 2014 में मजबूत मताधिकार क्षमता थी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य एक और एवेंजर्स बनाना था। जेम्स गुन, उन्होंने पहली फिल्म का निर्देशन और सह लेखन किया, ने कहा कि वह एक सीक्वल के लिए वापसी करना चाहेंगे और यह कि अगर उनसे पूछा गया तो वह अनुबंध के लिए बाध्य थे। अगले महीने निर्माता केविन फीच ने कहा कि ऐसी जगह हैं जहां हम ले सकते हैं और हमारे पास विचार हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं। कॉमिक्स के पात्रों, दुनिया और कहानी की विस्तृत श्रृंखला के आधार पर जुलाई 2014 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सह पटकथा लेखक निकोल परलमैन ने एक सीक्वल की पुष्टि की, यह कहते हुए कि यह डिज्नी की पहली फिल्म के लिए सकारात्मक आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण होने वाला था और यह कि गुन लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। इसके तुरंत बाद सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में अगली कड़ी को 28 जुलाई 2017 को रिलीज करने की तारीख दी गई। गन ने एक महीने के भीतर फिल्म पर काम शुरू कर दिया और कहा कि इसमें कॉमिक्स से कम एक नया गार्जियन शामिल होगा। अक्टूबर में गुन ने पुष्टि की कि सभी 5 मूल अभिभावक अन्य सहायक पात्रों के साथ सीक्वल के लिए वापस आएंगे और रिलीज की तारीख 5 मई 2017 तक बढ़ा दी गई थी। बाद के महीनों में माइकल रूकर ने कहा कि वह योंडू उदोंटा के रूप में वापस आएंगे और चरित्र के लिए क्षेत्रों की खोज करने के लिए उत्सुक थे। क्रिस प्रैट, उन्होंने पहली फिल्म में पीटर क्विल, स्टार लॉर्ड की भूमिका निभाई थी, ने पुष्टि की कि अगली कड़ी उनकी अगली परियोजना में से एक होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे रॉकेट के रूप में वापसी करेंगे तो ब्रैडली कूपर ने रुचि और उत्साह व्यक्त किया। विन डीजल ने भी पुष्टि की कि वह ग्रूट के रूप में वापसी करेंगे। मार्च 2015 में गुन ने खुलासा किया कि पहली फिल्म से प्रमुख चालक दल परिवर्तन के साथ फिल्मांकन अटलांटा जॉर्जिया में होगा और उनके कई सीन गुन करेन गिलन के साथ नेबुला के रूप में ग्रेगलिंग ओफ फंटेरी के रूप में लौटेंगे। उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ अपने संबंधों की व्याख्या करते हुए कहा, कंपनी को जाने दो और अपना काम करने दो और वास्तव में उनके नोट्स और विचारों को सुनता हूं। मुझे कभी भी किसी भी चरित्र या कथानक के तत्व में डालने के लिए नहीं कहा गया। जब वे आप पर भरोसा करते हैं तो आपको एक विस्तृत स्थान देते हैं। हम बिल्कुल फिट हैं। उस महीने आईपीएल के कारण भले ही कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन मगर सीजन में हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की लगातार रिलीज का सिलसिला जारी था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पॉपुलर सीरीज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली 2 फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ब्रह्मांड के रक्षक एक बार फिर दुनिया को बचाने के सफर पर हैं, जो कि उनके चाहने वालों के लिए यादगार बन जाता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि का पहला नियम है, जो जैसा है सही है, क्योंकि हर किसी को ऊपर वाले ने काफी सोच समझकर बनाया है। लेकिन जब कोई हैवान इसे बदलने की चाहत में इससे छेड़छाड़ करता है तो वह प्रकृति के
संतुलन को ही बिगाड़ता है। फिर चाहे वह एवेंजर्स का सुपर हीरो विलन थैनोस हो या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली फिल्म में नजर आया विलन ईगो, ये सभी कायनात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलना चाहते थे। मौजूदा फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में भी ब्रह्मांड के रचकों का सामना एक ऐसे ही खतरनाक विलन द हाई इवोल्यूशनरी से होता है, जो कि सारी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के चाहत में एक नई पृथ्वी द काउंटर अर्थ बनाता है। वह चाहता है कि उसकी धरती पर सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अपनी कल्पना की हकीकत में साकार नहीं हो पाने के कारण वह बौखला जाता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में इस नए विलन का काफी पुराना नाता गार्डियंस का गैंग मेंबर रॉकेट से है। उसने ही रॉकेट को परफेक्ट बनाने की चाहत में उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस कारण वह सुपर इंटेलिजेंट हो गया था। रॉकेट इस विलन की कैद से छूटकर भाग गया। अब विलन द हाई इवोल्यूशनरी अपनी दुनिया के सारे लोगों में रॉकेट जैसा तेज दिमाग डालना चाहता है। रॉकेट को वापस लाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी गार्डियंस के नए ठिकाने पर हमला करता है। इस हमले में रॉकेट की जान पर बन आती है। उसे बचाने के लिए उसके साथ ही गार्डियंस रॉकेट के अतीत का पता लगाते हैं। उन्हें द हाई इवोल्यूशनरी की काली करतूतों के बारे में पता चलता है। अब के गार्डियंस अपने साथी रॉकेट को और बाकी दुनिया को द हाई इवोल्यूशनरी से बचा पाते हैं, यह आपको यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने पहले ही बता दिया है कि यह फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज की आखिरी फिल्म होगी। हालांकि फिल्म के आखिर में इसके हीरोज की अलग अलग वापसी का इशारा दिया गया है। बेशक इस फिल्म के तौर पर जेम्स ने शानदार सिनेमा बनाया है। 2.5 घंटे की यह फिल्म हॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से थोड़ी लंबी है। बावजूद इसके जेम्स ने रॉकेट के नजरिए से एकदम नई कहानी दर्शकों के सामने पेश की है। यह आपका भरपूर मनोरंजन करती है। फिल्म एक बार फिर से यह याद दिलाती है कि सीरीज के हीरो खुद को ब्रह्मांड के रक्षक क्यों कहते हैं। इंटरवल से पहले फिल्म आपको रॉकेट के अतीत और नए विलन से रूबरू करवाती है, जबकि सेकंड हाफ में यह और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी जोरदार और इमोशनल कर देने वाला है। जेम्स इस फिल्म को आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर है, लेकिन बावजूद इसके यह आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखने में सफल होती है। फिल्म में आपको शानदार एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। कॉमेडी और इमोशन का डोज भी है। फिल्म में आपको अपने चहेते किरदारों पीटर, गमोरा, नेबुला, ड्रैक्स, मिंटिंग और ग्रूट के अलग अंदाज से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। फिल्म के सारे किरदारों ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन इस फिल्म का असली हीरो अगर रॉकेट को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU यानी मार्वल कॉमिक्स के किरदारों की बनाई मार्वल स्टूडियो की एक काल्पनिक दुनिया। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 MCU की 32वीं फिल्म है और इस फिल्म से यह भी तय हो चला है कि MCU का चेहरा मोहरा बदलने के जतन शुरू हो चुके हैं। ये फिल्म विदाई और उन किरदारों की है जो अब तक आकाश गंगा के तमाम ग्रहों का भ्रमण कर चुके हैं। कुछ को बचा चुके हैं, कुछ पर अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिता चुके हैं। लेकिन हाल के महीनों में रिलीज हुई मार्वल की वेब सीरीज में जिस एक किरदार का आगा पीछा MCU रचने वाले नहीं खोल पाए थे, वह किरदार है रॉकेट। खुद ये किरदार इस फिल्म में मानता है कि वह एक रैकून है। कभी सिर्फ उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला गिलहरी की बड़ी प्राकृतिक जैसा दिखने वाला यह जानवर अब यूरोप, काकेशिया और जापान तक में पाया जाता है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 MCU के इसी बेहद लोकप्रिय किरदार की उत्पत्ति तलाशने की कोशिश करती है। फिल्म में और भी कई भावुक कहानियां हैं, लेकिन फिल्म का असल सूत्र ये किरदार रॉकेट ही है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वहां से शुरू होती है जहां सारे किरदार अपने अपने में व्यस्त हैं। तभी एक एडम नामक युवा सा दिखने वाला एक खतरनाक प्राणी उन पर हमला कर देता है। उनका उद्देश्य रॉकेट का अपहरण, लेकिन वह नाकाम रहता है। लेकिन उसके हमले में रॉकेट बुरी तरह जख्मी होता है और उसकी जान पर बन आती है। ऑपरेशन उसका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसे नए स्वरूप में रचने वाले एक पागल से वैज्ञानिक ने उसके अंदर एक ऐसा किल स्विच लगा दिया है जो उसके इलाज में बाधक है। गार्डियंस इस किल स्विच का पासकोड तलाशने निकालते हैं। रॉकेट एक ऐसा प्राणी है जो आधा मशीन और आधा वन्य जीव जंतु है। गार्डियंस पासकोड की तलाश में वहां पहुंचते हैं जहां हाई इवोल्यूशनरी नामक एक पागल सा वैज्ञानिक ऐसे ही प्रयोग भी कर रहा है। वह धरती जैसे दिखने वाली एक अपनी दुनिया बसाना चाहता है और इस दुनिया पर वह इन्हीं वन्य जंतुओं के परावर्तित स्वरूपों को बचा रहा है। इस रोमांचक कहानी के बीच में अलग अलग गार्डियंस
की अलग अलग कहानियां हैं। पीटर क्विल अपना प्यार खोने से दुखी है। ड्रैक्स और नेबुला का मन भी उछट रहा है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस सीरीज का विदा गान है। लेखक निर्देशक जेम्स गन ने जिन विवादों के पीछे फिल्म बनाई है वह भी जग विदित है। पहले वह फिल्म से निकाले गए, फिर लाए गए और अब ये फिल्म रिलीज होने के समय है वह मार्वल स्टूडियो छोड़कर जा चुके हैं और इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी डीसी स्टूडियोज के सह सीईओ हैं। जेम्स गन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को एक अलग अंदाज में रचा है। सीरीज की इस तीसरी फिल्म में जॉन मर्फी के बनाए 1 दर्जन से ज्यादा गाने हैं और फिल्म की कुल अवधि यानी 2.5 घंटे में से 1 घंटे से ज्यादा का समय इन गानों को समर्पित करती है। एमसीयू के बीते 22 साल से कदरदान रहे दर्शकों की रुचियां बदल रही हैं, लेकिन एमसीयू के किरदार अब भी अपनी दुनिया में अटके हैं। इन किरदारों के किरदार की जैसे तमाम एमसीयू से विदाई होगी, जैसे वैसे इसमें नए किरदारों की आमद भी होगी। ये एक तरह से इस दुनिया का संक्रमण काल भी है। एमसीयू सीरीज की फिल्मों की 32वीं फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 कोई एकदम अवालिद कर देने वाला अनुभव तो नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ रॉकेट के साथ बचपन में हुए अत्याचारों, उसके दुख को बदलने वाले वैज्ञानिक से ज्यादा बुद्धिमान बन जाने और फिर अपने दिमाग को इस वैज्ञानिक के हवाले होने से बचाने की घटनाएं देखने के लिए एक बार तो इस फिल्म को देखा ही जा सकता है। फिल्म में कुछ दृश्य उबकाई लाने वाले भी हैं, लेकिन बीभत्स और रौद्र के बीच का अंतर मिटाती एमसीयू की दुनिया का ये भी एक अलग पहलू है। निर्देशक जेम्स गन ने फिल्म उतने मन से तो नहीं बनाई है जितना दिल लगाकर उन्होंने इस सीरीज की पहली 2 फिल्मों में मेहनत की होगी, लेकिन एमसीयू की फिल्मों का जादू यही है कि इसकी कोई भी फिल्म इसके धुर प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन एमसीयू की फिल्मों का जादू अब उतार पर है। इस फिल्म को फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बहुत अच्छे से समझाती है। जाने पहचाने से स्पेशल इफेक्ट, पर्दे पर घटने से पहले ही समझ आ जाने वाले दृश्य और एक ही बहुत ही संभावित सी कहानी पर बनने वाले इस फिल्मों का पूरा काया पलट करने की जरूरत खुद इन फिल्मों को दुनिया भर में वितरित करने वाली कंपनी डिज्नी में महसूस की जाने लगी है। इस फिल्म में भी अंग्रेजी भाषी दर्शकों को छोड़ दूसरी भारतीय भाषाओं के दर्शकों की रुचि खास होगी, ऐसा लगता नहीं है। फिल्म का प्रचार प्रसार भी बहुत ही साधारण तरीके से किया गया है। एशिया पैसिफिक रीजन के दर्शक डिज्नी की प्राथमिक सूची के हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। बीच बीच में इंटरनल्स, मिस मार्वल और संगची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स जैसी फिल्मों से मार्वल स्टूडियोज ये जताता रहता है कि इनके विचार ने इन क्षेत्रों को अपनी इस काल्पनिक दुनिया में समाहित करने की योजना अब भी जारी है, लेकिन इन फिल्मों का कोई खास असर कारोबारी लिहाज से होता दिख नहीं रहा है। रही बात फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में इसके कलाकारों के अभिनय की, तो रॉकेट को आवाज देने वाले ब्रैडली कपूर को ही कुछ अलग कर दिखाने का मौका यहाँ मिला है। स्टार लॉर्ड और पीटर क्विल का किरदार करने वाले क्रिस प्रैट इस बार इश्क में टूटे इंसान के किरदार में हैं। पीट को थोड़ी राहत तब मिलती है जब उसकी मासूक जैसी दिखती एक और गमोरा इस कहानी में आ मिलती है, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी पनपने नहीं पाती है। फिल्म के बाकी सारे किरदार कमोबेश वही सब कुछ करते दिखते हैं जो वह पहले की फिल्म में कर चुके हैं। हाँ, इस कहानी के खलनायक के किरदार में चुक वुडी वीसी का अभिनय नोटिस करने लायक है। ये ऐसा किरदार है जो पर्दे पर पहली बार देखने के साथ ही अपने प्रदर्शकों की घृणा बटोरता चलता है। अगर ये कहा जाए कि उबली पूरी फिल्म में एमसीयू के अब तक के सबसे ज्यादा विचलित करने वाले खलनायक के किरदार को रचने की कोशिश में लगे दिखते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मार्वल की मोस्ट वांटेड फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बिग स्क्रीन पर लगातार लोगों का दिल जीत रही है। पिछले साल द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल को हॉट स्टार पर दिखाया गया था, जिसमें एमसीयू की थॉर लव एंड थंडर के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हीरो किल की लाइफ को दिखाया गया था। उसमें बताया गया था कि कैसे क्लिया पीटर के क्रिसमस को खुशनुमा बनाने के लिए उनकी टीम धरती से उनके फेवरेट सिंगर को किडनैप करके ले आती है। क्विल को उसकी बहन मिलती है और खुशी खुशी सब क्रिसमस मनाते हैं। अब जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आई है, उनकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हॉलीडे स्पेशल में खत्म हुई थी। तो आइए जानते हैं कैसी है फिल्म और क्या खास है आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। रॉकेट के उदास चेहरे वाली एंट्री के साथ फिल्म की कहानी शुरू होती है कि अचानक एक वरलोक नाम का सेवेरियन रॉकेट को किडनैप करने आ जाता है, लेकिन क्लिप, नेबुला, ग्रूट, मेंडिस और ड्रैक्स उसके प्लान को नाकाम कर देते हैं। इस बीच रॉकेट को गहरी चोट आ जाती है। रॉकेट के सभी दोस्त उसको बचाने के लिए उस जगह जाते हैं जहाँ रॉकेट को बनाया गया था। इस बीच गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी लोगों को रॉकेट की दर्दनाक कहानी का पता चलता है। कैसे रॉकेट को प्रोजेक्ट 8913 के तहत बनाया गया था। P8913 का नाम
रॉकेट कैसे पढ़ा, रॉकेट की पहली गर्लफ्रेंड और दोस्तों के बारे में भी आपको जानने को मिलता है। यह पूरी कहानी ना कही रॉकेट की महानता और नम-बहादुरी को बयां करती है। इस फिल्म में पीटर किल की मरी हुई गर्लफ्रेंड और नेबुला की बहन गमोरा की झक्कास एंट्री आपका दिल जीत लेती है। इतना ही नहीं, पीटर किल अपनी टीम को छोड़कर अपने प्लेनेट धरती पर जा चुका है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एक नए हीरो की एंट्री हो चुकी है। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कप्तान पीटर क्विल नहीं रहा। क्विल की सौतेली बहन मेंटिस भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को छोड़कर जा चुकी है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का नया कप्तान कौन है? किस नए हीरो की टीम में एंट्री हुई है? क्या क्विल कभी पृथ्वी को छोड़कर वापस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के पास जाएगा? क्या मेंडिस की दोबारा एंट्री होगी? क्या क्विल और गमोरा एक हो पाएंगे? ऐसे न जाने कितने ही सवालों के जवाबों के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है। इस कहानी में कई इमोशनल पल आपकी आंखें नम भी कर सकते हैं। फिल्म में आपको कई बार हंसने और ठहाके लगाने का मौका मिलेगा। हालांकि हिंदी डबिंग में डायलॉग पर थोड़ा और काम किया जाना चाहिए था। फिल्म के पुराने भागों को देखें तो उनके मुकाबले इस फिल्म में आपको कोई ऐसा डायलॉग ही नहीं मिलेगा जो आपकी जुबां पर रट जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मार्वल स्टूडियो के ग्राफिक्स और वीएफएक्स शानदार होते हैं। इस फिल्म का लगभग 85 to 95% भाग वीएफएक्स की मदद से ही बनाया गया है। जहां प्लेनेट अर्थ यानी धरती की बात है, उनकी वास्तविकता बनाए रखने के लिए बिना वीएफएक्स के शूट किया गया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी बेहतरीन है। इस फिल्म का डायरेक्शन जेम्स गुन ने की है, जिन्हें साइंस फिक्शन और वीएफएक्स इफेक्ट वाली फिल्मों के डायरेक्टर करने और बनाने में महारत हासिल है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 32वीं फिल्म है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। लेखक निर्देशक जेम्स गुन की इस सुपर हीरो ट्रिलॉजी की पहली फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी साल 2014 में रिलीज हुई थी। जेम्स की यह फिल्म मार्वल फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसकी दूसरी किस्त गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 वर्ष 2017 में प्रदर्शित हुई थी। अब इस सीरीज की तीसरी और अंतिम फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। गार्डियंस यानी अनूठे चेहरे वाले लोगों का समुदाय नोवेयर में बसा है, जो उनका हेडक्वार्टर है। गमोरा यानी जेई सल्टाना को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मार दिया गया था। उसके जाने के बाद पीटर यानी क्रिस प्रैट और फिर स्टार लॉर्ड अभी भी दुखी हैं। वह इस तथ्य से अनजान है कि गमोरा अभी भी जीवित है और यादों में खोया रहता है। फिल्म की शुरुआत में ही लकड़बग्घा रॉकेट यानी ब्रैडली कपूर की आवाज एक घातक हमले का शिकार हो जाता है। उसे बचाने के लिए पूरी टीम एकजुट होती है। अनिच्छा से गमोरा को इसमें घसीटा जाता है, मगर वो सब कुछ भूल चुकी है। उसे अपने और पीटर के रिश्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रॉकेट की जान बचाने के लिए 48 घंटे का समय है। फिल्म की कहानी 2 ट्रैक पर चलती है। एक वर्तमान ट्रैक जिसमें रॉकेट को बचाने के लिए पीटर और उसकी टीम लगी है। वह एक पासवर्ड की तलाश में है, जिससे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2017 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल कॉमिक्स की सुपर हीरो टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर आधारित है, जिसे मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। यह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की 15वीं फिल्म है। जेम्स गुन द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म में क्रिस प्रैट, जो सल्दाना, डेव बस्तिस्ता, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, माइकल रूकर, करन गिलान, पॉम क्लेमेंटेफ, सिल्वेस्टर स्टोलेन और कर्ट रसेल जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। फिल्म में अभिभावक पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं, क्योंकि वह पीटर क्विल को अपने रहस्यमय माता पिता के बारे में और जानने में मदद करते हैं। इस फिल्म की लागत थी $200 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी $869 मिलियन। सीरीज की पहली फिल्म की नाटकीय रिलीज से पहले 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। पहली फिल्म से जेम्स गुन की वापसी के साथ सीक्वल के शीर्षक के साथ एक साल बाद जून 2015 में सामने आया। प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई फरवरी 2016 में फैट काउंटी जॉर्जिया में पॉइवन अंटाल्टा स्टूडियो में। अन्य प्रतियोगिताओं के कारण पहली फिल्म से कोई क्रू परिवर्तन हुए। फिल्मांकन जून 2016 में समाप्त हुआ। जेम्स गुन ने पहली फिल्म के तुरंत बाद सीक्वल सेट करने का फैसला किया, ताकि पात्रों के संरक्षक के रूप में कई भूमिकाओं का पता लगाया जा सके और उन पिछली फिल्म में स्थापित क्विल के पिता की कहानी का पालन किया जा सके। रसेल को जुलाई 2016 में क्विल के पिता के रूप में पुष्टि की गई, जो क्विल के कामिक पिता से प्रस्थान अहंकार को चित्रित करता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का प्रीमियर 10 अप्रैल 2017 को टोक्यो में हुआ था और एमसीयू के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में 5 मई 2017
2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। इसने दुनिया भर में $863 मिलियन से अधिक की कमाई की थी, जिससे 2017 की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जबकि अपने पूर्ववर्ती को पीछे छोड़ दिया था। फिल्म को इसके दृश्यों, निर्देशन, साउंड ट्रैक, एक्शन दृश्यों, हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली थी। हालांकि कुछ आलोचकों ने इसे मूल से हीन माना। इसे 90 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। एक अगली कड़ी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई 2023 को जारी की गई है। इससे पहले नवंबर 2022 में डिज्नी प्लस स्पेशल द गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल रिलीज हुई थी। कहानी 2014 में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और बेबी ग्रोट गैलेक्सी के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सार्वभौम जात की नेता आयशा गमोरा की प्रतिष्ठित बहन नेबुला के बदले में एक अंतर आयामी राक्षस एबलिस्क से मूल्यवान बैटरी की रक्षा करती है, जिसे बैटरी चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था। रॉकेट द्वारा खुद के लिए बैटरी चुराने के बाद सवारियन ड्रोन के बेड़े के साथ गार्जियंस के जहाज पर हमला करता है। एक रहस्यमय आकृत ड्रोन को नष्ट कर देती है और गार्जियंस क्रैशलैंड को पास के ग्रह पर ले जाते हैं। आकृत खुद को क्विल के पिता एगो के रूप में प्रकट करती हैं और वह मंटिस, उनके भोले भाले नौकर, से जुड़ जाता है। अहंकार क्विल, गमोरा और ड्रैक्स को अपने ग्रह पर आमंत्रित करते हैं, जबकि रॉकेट और ग्रोट जहाज की मरम्मत करने और नोबुला को देखने के लिए पीछे रह जाते हैं। आयशा योंडू ओदोंडा और उनके दल को काम पर रखती है, जिन्हें बाल तस्करी के लिए बड़े रैगर समुदाय में से निर्वासित कर दिया गया है, ताकि अभिभावकों को फिर से पकड़ा जा सके। वे रॉकेट पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जब योंडू क्विल को पलटने से हिचकिचाते हैं, जिसे उन्होंने उठाया था, तब उनके लेफ्टिनेंट क्रैगलिन ओफ फंटेरी ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया और एक अन्य लेफ्टिनेंट टेरफेस नेबुला द्वारा सहायता प्राप्त एक विद्रोह का नेतृत्व किया। टीजरफेस ने रॉकेट और योंडू के जहाज पर कैद कर लिया और उनके वफादारों को मार डाला। नेबुला गमोरा को खोजने और मारने के लिए निकल जाती है, जिसे वह अपने दस्तक पिता थनोस द्वारा दी गई यातना के लिए दोषी ठहराती है। ग्रोट और क्रैगलिन, जो पश्चाताप करने वाले हैं और कभी विद्रोह मुक्त रॉकेट और योंडू के लिए इरादा नहीं रखते हैं, योंडू के तीर का उपयोग करते हुए समूह भागते समय जहाज और उनके चालक दल को नष्ट कर देता है। टीजर फेस मरने से पहले संप्रभु को चेतावनी देता है। ईगो एक ईश्वर सदृश आकाशी, जिसने अपने घर ग्रह को बनाने के लिए अपनी चेतना के आसपास के मामले में हेरफेर किया है। बताते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड की यात्रा करने और एक उद्देश्य की खोज करने के लिए एक मानवीय आड़ का अनुमान लगाया। अंततः क्विल की मां मेरिडिथ के प्यार में पड़ गए। मेरिडिथ की मृत्यु के बाद ईगो ने युवा क्विल को इकट्ठा करने के लिए योंडू को काम पर रखा, लेकिन लड़के की कभी डिलीवरी नहीं हुई और ईगो तब से उसकी तलाश कर रहा है। वह क्विल को अपनी विरासत में मिली आकाशीय शक्ति में हेरफेर करना सिखाता है, जबकि मेंटिस ड्रग्स के करीब बढ़ता है और उसे अहंकार की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। नेबुला ईगो के ग्रह पर आता है और गमोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह जोड़ी सामंजस्य बिठाती है और एक असहज गठबंधन तक पहुंचती है। जल्द ही कंकाल के अवशेषों से भरी एक गुफा की खोज की जाती है। ईगो क्विल का ब्रेन वॉश करता है और खुलासा करता है कि अपनी यात्रा के दौरान उसने हजारों संसारों पर पौधे रोपे जो खुद के लिए विस्तार के में टेराफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन केवल 2 सेलेस्टियन की शक्ति ही उन्हें सक्रिय कर सकती है। उस अंत तक उसने अनगिनत महिलाओं को गर्भवती किया और योंडू को अपने संतानों को इकट्ठा करने के लिए काम पर रखा, लेकिन उन सभी को मार डाला जब वे उनकी दिव्य शक्ति को प्राप्त करने में विफल रहे। क्विल ईगो के प्रभाव से लड़ता है। जब ईगो को पता चलता है कि उसने मेरेडिथ को ब्रेन ट्यूमर दिया था जिससे उसकी मौत होगी, क्विल हिंसक रूप से अहंकार पर हमला करने के बाद अहंकार परजीवी रूप से क्विल की ऊर्जा को अंकुरों को सक्रिय करने के लिए खींचता है, जो उस दुनिया का उपभोग करना शुरू करते हैं जिस पर वे हैं। रॉकेट, योंडू, ग्रोट और क्रैगलिन आते हैं और मेंटिस, ड्रैक्स, नेबुला और गमोरा के साथ मिलकर क्विल को बचाते हैं। पुनर्मिलन संरक्षक ग्रह के मूल में अहंकार के मस्तिष्क की यात्रा करते हैं, जहां योंडू ने खुलासा किया कि उसने उसे अहंकार से अलग करने के लिए क्विल रखा था। जैसे साउरिन के ड्रोन लौटते हैं और हमला करते हैं, रॉकेट चोरी की बैटरियों का उपयोग करके एक बम बनाता है जो ईगो के मस्तिष्क पर ग्रोट करता है। क्विल अहंकार से लड़ने के लिए अपनी नई दिव्य शक्तियों का उपयोग करता है, जिससे वह अन्य अभिभावकों और मंटिस से बचने के लिए काफी देर तक विचलित हो जाता है। बम विस्फोट करता है, अहंकार को मारता है और ग्रह को विघटित करता है, जो क्विल को उसकी दिव्य शक्तियों से दूर कर देता है। योंडी क्विल को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है और अंतरिक्ष के निर्वात में मर जाता है। गमोरा के साथ सुलह होने
होने के बावजूद नेबुला थानोस को मारने के लिए अपनी खोज को छोड़ने और फिर से शुरू करने का विकल्प चुनती है। एक नए सदस्य के रूप में मेंटिस के साथ अभिभावक योंडू के लिए अंतिम संस्कार करते हैं। दर्जनों रैगर जहाजों के आने से रॉकेट और क्रेगलिन खुश हैं, योंडू के बलिदान को स्वीकार करते हुए और उसे फिर से रैगर के रूप में स्वीकार करते हुए। क्रेडिट के मध्य और बाद के दृश्यों की एक श्रृंखला में क्रेगलिन योंडू के टेलिकनेटिक तीर और नियंत्रण पिन को लेता है। रैगर नेता स्टार ओगार्ड अपने पूर्व साथियों के साथ फिर से मिले। आयशा एडम बनाती है एक नया कृत्रिम प्राणी जिसके साथ वह रखवालों को नष्ट करने की योजना बनाती है और ग्रोट एक किशोरी में बढ़ता है। मई 2014 में डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने कहा कि उन्हें लगता है कि गैलेक्सी फिल्म के पहले संरक्षक 2014 में मजबूत मताधिकार क्षमता थी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य एक और एवेंजर्स बनाना था। जेम्स गुन, उन्होंने पहली फिल्म का निर्देशन और सह लेखन किया, ने कहा कि वह एक सीक्वल के लिए वापसी करना चाहेंगे और यह कि अगर उनसे पूछा गया तो वह अनुबंध के लिए बाध्य थे। अगले महीने निर्माता केविन फीस ने कहा कि ऐसी जगहें हैं जहां हम ले सकते हैं और हमारे पास विचार हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं। कॉमिक्स के पात्रों, दुनिया और कहानी की विस्तृत श्रृंखला के आधार पर जुलाई 2014 में गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के सह पटकथा लेखक निकोल पर्लमैन ने एक सीक्वल की पुष्टि की, यह कहते हुए कि यह डिज्नी की पहली फिल्म के लिए सकारात्मक आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण होने वाला था और यह कि गुन लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। इसके तुरंत बाद सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में अगली कड़ी को 28 जुलाई 2017 को रिलीज करने की तारीख दी गई। गन ने एक महीने के भीतर फिल्म पर काम शुरू कर दिया और कहा कि इसमें कॉमिक्स से कम एक नया गार्जियन शामिल होगा। अक्टूबर में गुन ने पुष्टि की कि सभी 5 मूल अभिभावक अन्य सहायक पात्रों के साथ सीक्वल के लिए वापस आएंगे और रिलीज की तारीख 5 मई 2017 तक बढ़ा दी गई थी। बाद के महीनों में माइकल रूकर ने कहा कि वह योंडू उदोंटा के रूप में वापस आएंगे और चरित्र के लिए क्षेत्रों की खोज करने के लिए उत्सुक थे। क्रिस प्रैट, उन्होंने पहली फिल्म में पीटर क्विल स्टार लॉर्ड की भूमिका निभाई थी, ने पुष्टि की कि अगली कड़ी उनकी अगली परियोजना में से एक होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे रॉकेट के रूप में वापसी करेंगे तो ब्रैडली कूपर ने रुचि और उत्साह व्यक्त किया। विन डीजल ने भी पुष्टि की कि वह ग्रूट के रूप में वापसी करेंगे। मार्च 2015 में गुन ने खुलासा किया कि पहली फिल्म से प्रमुख चालक दल परिवर्तन के साथ फिल्मांकन अटलांटा जॉर्जिया में होगा और उनके कई सीन गुन करेन गिलन के साथ नेबुला के रूप में ग्रेगलिंग ओक फंटेरी के रूप में लौटेंगे। उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ अपने संबंधों की व्याख्या करते हुए कहा, कंपनी को जाने दो और अपना काम करने दो और वास्तव में उनके नोट्स और विचारों को सुनता हूं। मुझे कभी भी किसी भी चरित्र या कथानक के तत्व में डालने के लिए नहीं कहा गया। जब वे आप पर भरोसा करते हैं तो आपको एक विस्तृत स्थान देते हैं। हम बिल्कुल फिट हैं। उस महीने आईपीएल के कारण भले ही कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन मगर सीजन में हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की लगातार रिलीज का सिलसिला जारी था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पॉपुलर सीरीज गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली 2 फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ब्रह्मांड के रक्षक एक बार फिर दुनिया को बचाने के सफर पर हैं, जो कि उनके चाहने वालों के लिए यादगार बन जाता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि का पहला नियम है, जो जैसा है सही है, क्योंकि हर किसी को ऊपर वाले ने काफी सोच समझकर बनाया है। लेकिन जब कोई हैवान इसे बदलने की चाहत में इससे छेड़छाड़ करता है तो वह प्रकृति के संतुलन को ही बिगाड़ता है। फिर चाहे वह एवेंजर्स का सुपर हीरो विलन थैनोस हो या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली फिल्म में नजर आया विलन ईगो, ये सभी कायनात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलना चाहते थे। मौजूदा फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में भी ब्रह्मांड के रक्षकों का सामना एक ऐसे ही खतरनाक विलन द हाई इवोल्यूशनरी से होता है, जो कि सारी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की चाहत में एक नई पृथ्वी द काउंटर अर्थ बनाता है। वह चाहता है कि उसकी धरती पर सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अपनी कल्पना की हकीकत में साकार नहीं हो पाने के कारण वह बौखला जाता है। गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में इस नए विलेन का काफी पुराना नाता गार्जियंस का गैंग मेंबर रॉकेट से है। उसने ही रॉकेट को परफेक्ट बनाने की चाहत में उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस कारण वह सुपर इंटेलिजेंट हो गया था। रॉकेट इस विलेन की कैद से छूटकर भाग गया। अब विलन द हाई इवोल्यूशनरी अपनी दुनिया के सारे लोगों में रॉकेट जैसा तेज दिमाग डालना चाहता है। रॉकेट को वापस लाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी गार्डियंस के नए ठिकाने पर हमला करता है। इस हमले में रॉकेट की जान पर बनाती है। उसे बचाने के लिए उसके साथ ही गार्डियंस रॉकेट के अतीत का पता लगाते हैं। उन्हें द हाई इवोल्यूशनरी की काली करतूतों के बारे में पता चलता है। अब के गार्डियंस अपने साथी रॉकेट को और बाकी दुनिया को द हाई इवोल्यूशनरी से बचा पाते हैं।
यह आपको यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने पहले ही बता दिया है कि यह फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज की आखिरी फिल्म होगी। हालांकि फिल्म के आखिर में इसके हीरोज की अलग अलग वापसी का इशारा दिया गया है। बेशक इस फिल्म के तौर पर जेम्स ने शानदार सिनेमा बनाया है। 2.5 घंटे की यह फिल्म हॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से थोड़ी लंबी है। बावजूद इसके जेम्स ने रॉकेट के नजरिए से एकदम नई कहानी दर्शकों के सामने पेश की है। यह आपका भरपूर मनोरंजन करती है। फिल्म एक बार फिर से यह याद दिलाती है कि सीरीज के हीरो खुद को ब्रह्मांड के रक्षक क्यों कहते हैं। इंटरवल से पहले फिल्म आपको रॉकेट के अतीत और नए विलन से रूबरू करवाती है, जबकि सेकंड हाफ में यह और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी जोरदार और इमोशनल कर देने वाला है। जेम्स इस फिल्म को आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर है, लेकिन बावजूद इसके यह आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखने में सफल होती है। फिल्म में आपको शानदार एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, कॉमेडी और इमोशन का डोज भी है। फिल्म में आपको अपने चहेते किरदारों पीटर, गमोरा, नेबुला, ड्रैक्स, मेंटिंग और ग्रूट के अलग अंदाज से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। फिल्म के सारे किरदारों ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन इस फिल्म का असली हीरो अगर रॉकेट को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू यानी मार्वल कॉमिक्स के किरदारों की बनाई मार्वल स्टूडियो की एक काल्पनिक दुनिया। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एमसीयू की 32वीं फिल्म है और इस फिल्म से यह भी तय हो चला है कि एमसीयू का चेहरा मोहरा बदलने के जतन शुरू हो चुके हैं। ये फिल्म विदाई और उन किरदारों की है जो अब तक आकाश गंगा के तमाम ग्रहों का भ्रमण कर चुके हैं। कुछ को बचा चुके हैं, कुछ पर अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिता चुके हैं। लेकिन हाल के महीनों में रिलीज हुई मार्वल की वेब सीरीज में जिस एक किरदार का आगा पीछा एमसीयू रचने वाले नहीं खोल पाए थे, वह किरदार है रॉकेट। खुद ये किरदार इस फिल्म में मानता है कि वह एक रैकून है। कभी सिर्फ उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला गिलहरी की बड़ी प्राकृतिक जैसा दिखने वाला ये जानवर अब यूरोप, काकेशिया और जापान तक में पाया जाता है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एमसीयू के इसी बेहद लोकप्रिय किरदार की उत्पत्ति तलाशने की कोशिश करती है। फिल्म में और भी कई भावुक कहानियां हैं, लेकिन फिल्म का असल सूत्र ये किरदार रॉकेट ही है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वहां से शुरू होती है जहां सारे किरदार अपने अपने में व्यस्त हैं। तभी एक एडम नामक युवा सा दिखने वाला एक खतरनाक प्राणी उन पर हमला कर देता है। उनका उद्देश्य रॉकेट का अपहरण, लेकिन वह नाकाम रहता है। लेकिन उसके हमले में रॉकेट बुरी तरह जख्मी होता है और उसकी जान पर बनाती है। ऑपरेशन उसका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसे नए स्वरूप में रचने वाले एक पागल से वैज्ञानिक ने उसके अंदर एक ऐसा किल स्विच लगा दिया है जो उसके इलाज में बाधक है। गार्डियंस इस किल स्विच का पासकोड तलाशने निकालते हैं। रॉकेट एक ऐसा प्राणी है जो आधा मशीन और आधा वन्य जीव जंतु है। गार्डियंस पासकोड की तलाश में वहां पहुंचते हैं जहां हाई वो ल्यूनेसरी नामक एक पागल सा वैज्ञानिक ऐसे ही प्रयोग भी कर रहा है। वह धरती जैसी दिखने वाली एक अपनी दुनिया बसाना चाहता है और इस दुनिया पर वह इन्हीं वन्य जंतुओं के परावर्तित स्वरूपों को बचा रहा है। इस रोमांचक कहानी के बीच में अलग अलग गार्जियंस की अलग अलग कहानियां हैं। पीटर क्विल अपना प्यार खोने से दुखी है। ड्रैक्स और नेबुला का मन भी उचट रहा है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस सीरीज का विदा गान है। लेखक निर्देशक जेम्स गन ने जिन विवादों के बीच ये फिल्म बनाई है वह भी जग विदित है। पहले वह फिल्म से निकाले गए, फिर लाए गए और अब ये फिल्म रिलीज होने के समय है वह मार्वल स्टूडियो छोड़कर जा चुके हैं और इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी डीसी स्टूडियोज के सह सीईओ हैं। जेम्स गन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को एक अलग अंदाज में रचा है। सीरीज की इस तीसरी फिल्म में जॉन मर्फी के बनाए 1 दर्जन से ज्यादा गाने हैं और फिल्म की कुल अवधि यानी 2.5 घंटे में से 1 घंटे से ज्यादा का समय इन गानों को समर्पित करती है। एमसीयू के बीते 22 साल से कदरदान रहे दर्शकों की रुचियां बदल रही हैं, लेकिन एमसीयू के किरदार अब भी अपनी दुनिया में अटके हैं। इन किरदारों के किरदार की जैसे तमाम एमसीयू से विदाई होगी, जैसे वैसे इसमें नए किरदारों की आमद भी होगी। ये एक तरह से इस दुनिया का संक्रमण काल भी है। एमसीयू सीरीज की फिल्मों की 32वीं फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 कोई एकदम अवालिद कर देने वाला अनुभव तो नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ रॉकेट के साथ बचपन में हुए अत्याचारों, उसके दुख को बदलने वाले वैज्ञानिक से ज्यादा बुद्धिमान बन जाने और फिर अपने दिमाग को इस वैज्ञानिक के हवाले होने से बचाने की घटनाएं देखने के लिए एक बार तो इस फिल्म को देखा ही जा सकता है। फिल्म में कुछ दृश्य उबकाई लाने वाले भी हैं,
लेकिन बीभत्स और रौद्र के बीच का अंतर मिटाती एमसीयू की दुनिया का ये भी एक अलग पहलू है। निर्देशक जेम्स गन ने फिल्म उतने मन से तो नहीं बनाई है जितना दिल लगाकर उन्होंने इस सीरीज की पहली 2 फिल्मों में मेहनत की होगी, लेकिन एमसीयू की फिल्मों का जादू यही है कि इसकी कोई भी फिल्म इसके धुर प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन एमसीयू की फिल्मों का जादू अब उतार पर है। इस फिल्म को फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बहुत अच्छे से समझाती है। जाने पहचाने से स्पेशल इफेक्ट, पर्दे पर घटने से पहले ही समझ आ जाने वाले दृश्य और एक ही बहुत ही संभावित सी कहानी पर बनने वाले इस फिल्मों का पूरा काया पलट करने की जरूरत खुद इन फिल्मों को दुनिया भर में वितरित करने वाली कंपनी डिज्नी में महसूस की जाने लगी है। इस फिल्म में भी अंग्रेजी भाषी दर्शकों को छोड़ दूसरी भारतीय भाषाओं के दर्शकों की रुचि खास होगी, ऐसा लगता नहीं है। फिल्म का प्रचार प्रसार भी बहुत ही साधारण तरीके से किया गया है। एशिया पैसिफिक रीजन के दर्शक डिज्नी की प्राथमिक सूची के हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। बीच बीच में इंटरनल्स, मिस मार्वल और संगची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स जैसी फिल्मों से मार्वल स्टूडियोज ये जताता रहता है कि इनके विचार ने इन क्षेत्रों को अपनी इस काल्पनिक दुनिया में समाहित करने की योजना अब भी जारी है, लेकिन इन फिल्मों का कोई खास असर कारोबारी लिहाज से होता दिख नहीं रहा है। रही बात फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में इसके कलाकारों के अभिनय की, तो रॉकेट को आवाज देने वाले ब्रैडली कपूर को ही कुछ अलग कर दिखाने का मौका यहाँ मिला है। स्टार लॉर्ड और पीटर क्विल का किरदार करने वाले क्रिस प्रैट इस बार इश्क में टूटे इंसान के किरदार में हैं। पीट को थोड़ी राहत तब मिलती है जब उसकी मासूक जैसी दिखती एक और गमोरा इस कहानी में आ मिलती है, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी पनपने नहीं पाती है। फिल्म के बाकी सारे किरदार कमोबेश वही सब कुछ करते दिखते हैं जो वह पहले की फिल्म में कर चुके हैं। हाँ, इस कहानी की खलनायक के किरदार में चुक वुडी यूवीसी का अभिनय नोटिस करने लायक है। ये ऐसा किरदार है जो पर्दे पर पहली बार देखने के साथ ही अपने प्रदर्शकों की घृणा बटोरता चलता है। अगर ये कहा जाए कि उबली पूरी फिल्म में एमसीयू के अब तक के सबसे ज्यादा विचलित करने वाले खलनायक के किरदार को रचने की कोशिश में लगे दिखते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मार्वल की मोस्ट वांटेड फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बिग स्क्रीन पर लगातार लोगों का दिल जीत रही है। पिछले साल द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल को हॉट स्टार पर दिखाया गया था, जिसमें एमसीयू की थॉर लव एंड थंडर के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हीरो किल की लाइफ को दिखाया गया था। उसमें बताया गया था कि कैसे किल या पीटर के क्रिसमस को खुशनुमा बनाने के लिए उनकी टीम धरती से उनके फेवरेट सिंगर को किडनैप करके ले आती है। क्विल को उसकी बहन मिलती है और खुशी खुशी सब क्रिसमस मनाते हैं। अब जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आई है, उनकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हॉलीडे स्पेशल में खत्म हुई थी। तो आइए जानते हैं कैसी है फिल्म और क्या खास है आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। रॉकेट के उदास चेहरे वाली एंट्री के साथ फिल्म की कहानी शुरू होती है कि अचानक एक वरलोक नाम का सेवेरियन रॉकेट को किडनैप करने आ जाता है, लेकिन क्लिप, नेबुला, ग्रूट, मेंडिस और ड्रैक्स उसके प्लान को नाकाम कर देते हैं। इस बीच रॉकेट को गहरी चोट आ जाती है। रॉकेट के सभी दोस्त उसको बचाने के लिए उस जगह जाते हैं जहां रॉकेट को बनाया गया था। इस बीच गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी लोगों को रॉकेट की दर्दनाक कहानी का पता चलता है। कैसे रॉकेट को प्रोजेक्ट 8913 के तहत बनाया गया था। P8913 का नाम रॉकेट कैसे पड़ा, रॉकेट की पहली गर्लफ्रेंड और दोस्तों के बारे में भी आपको जानने को मिलता है। यह पूरी कहानी ना कही रॉकेट की महानता और न बहादुरी को बयां करती है। इस फिल्म में पीटर किल की मरी हुई गर्लफ्रेंड और नेबुला की बहन गमोरा की झक्कास एंट्री आपका दिल जीत लेती है। इतना ही नहीं, पीटर किल अपनी टीम को छोड़कर अपने प्लेनेट धरती पर जा चुका है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एक नए हीरो की एंट्री हो चुकी है। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कप्तान पीटर किल नहीं रहा। क्विल की सौतेली बहन मेंटिस भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को छोड़कर जा चुकी है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का नया कप्तान कौन है? किस नए हीरो की टीम में एंट्री हुई है? क्या क्विल कभी पृथ्वी को छोड़कर वापस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के पास जाएगा? क्या मेंडिस की दोबारा एंट्री होगी? क्या क्विल और गमोरा एक हो पाएंगे? ऐसे ना जाने कितने ही सवालों के जवाबों के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है। इस कहानी में कई इमोशनल पल आपकी आंखें नम भी कर सकते हैं। फिल्म में आपको कई बार हंसने और ठहाके लगाने का मौका मिलेगा। हालांकि हिंदी डबिंग में डायलॉग पर
थोड़ा और काम किया जाना चाहिए था। फिल्म के पुराने भागों को देखें तो उनके मुकाबले इस फिल्म में आपको कोई ऐसा डायलॉग ही नहीं मिलेगा जो आपकी जुबां पर रट जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मार्वल स्टूडियो के ग्राफिक्स और वीएफएक्स शानदार होते हैं। इस फिल्म का लगभग 85 टू 95% भाग वीएफएक्स की मदद से ही बनाया गया है। जहां प्लेनेट अर्थ यानी धरती की बात है, उनकी वास्तविक बनाए रखने के लिए बिना वीएफएक्स के शूट किया गया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी बेहतरीन है। इस फिल्म का डायरेक्शन जेम्स गुन ने की है, जिन्हें साइंस फिक्शन और वीएफएक्स इफेक्ट वाली फिल्मों के डायरेक्टर करने और बनाने में महारत हासिल है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 32वीं फिल्म है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। लेखक निर्देशक जेम्स गुन की इस सुपर हीरो ट्रिलॉजी की पहली फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी साल 2014 में रिलीज हुई थी। जेम्स की यह फिल्म मार्वल फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसकी दूसरी किस्त गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 वर्ष 2017 में प्रदर्शित हुई थी। अब इस सीरीज की तीसरी और अंतिम फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। गार्डियंस यानी अनूठे चेहरे वाले लोगों का समुदाय नोवेयर में बसा है, जो उनका हेडक्वार्टर है। गमोरा यानी जेई सल्टाना को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मार दिया गया था। उसके जाने के बाद पीटर यानी क्रिस प्रैट और फिर स्टार लॉर्ड अभी भी दुखी हैं। वह इस तथ्य से अनजान है कि गमोरा अभी भी जीवित है और यादों में खोया रहता है। फिल्म की शुरुआत में ही लकड़बग्घा रॉकेट यानी ब्रैडली कपूर की आवाज एक घातक हमले का शिकार हो जाता है। उसे बचाने के लिए पूरी टीम एकजुट होती है। अनिच्छा से गमोरा को इसमें घसीटा जाता है, मगर वो सब कुछ भूल चुकी है। उसे अपने और पीटर के रिश्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रॉकेट की जान बचाने के लिए 48 घंटे का समय है। फिल्म की कहानी 2 ट्रैक पर चलती है। एक वर्तमान ट्रैक जिसमें रॉकेट को बचाने के लिए पीटर और उसकी टीम लगी है। वह एक पासवर्ड की तलाश में है, जिससे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2017 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल कॉमिक्स की सुपर हीरो टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर आधारित है, जिसे मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। यह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की 15वीं फिल्म है। जेम्स गुन द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म में क्रिस प्रैट, जो सल्दाना, डेव बस्तिस्ता, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, माइकल रूकर, करन गिलान, पॉम क्लेमेंटेफ, सिल्वेस्टर स्टोलेन और कर्ट रसेल जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। फिल्म में अभिभावक पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं, क्योंकि वे पीटर क्विल को अपने रहस्यमय माता पिता के बारे में और जानने में मदद करते हैं। इस फिल्म की लागत थी $200 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी $869 मिलियन। सीरीज की पहली फिल्म की नाटकीय रिलीज से पहले 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। पहली फिल्म से जेम्स गुन की वापसी के साथ सीक्वल के शीर्षक के साथ 1 साल बाद जून 2015 में सामने आया। प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई फरवरी 2016 में फेट काउंटी जॉर्जिया में पॉयवन अंटाल्टा स्टूडियो में। अनिश्चितताओं के कारण पहली फिल्म से कोई क्रू परिवर्तन हुए। फिल्मांकन जून 2016 में समाप्त हुआ। जेम्स गुन ने पहली फिल्म के तुरंत बाद सीक्वल सेट करने का फैसला किया, ताकि पात्रों की संरक्षक के रूप में कई भूमिकाओं का पता लगाया जा सके और उन पिछली फिल्म में स्थापित क्विल के पिता की कहानी का पालन किया जा सके। रसेल को जुलाई 2016 में क्विल के पिता के रूप में पुष्टि की गई, जो क्विल के कामिक पिता से प्रस्थान अहंकार को चित्रित करता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का प्रीमियर 10 अप्रैल 2017 को टोक्यो में हुआ था और एमसीयू के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में 5 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। इसने दुनिया भर में $863 मिलियन से अधिक की कमाई की थी, जिससे 2017 की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जबकि अपने पूर्ववर्ती को पीछे छोड़ दिया था। फिल्म को इसके दृश्यों, निर्देशन, साउंड ट्रैक, एक्शन दृश्यों, हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली थी। हालांकि कुछ आलोचकों ने इसे मूल से हीन माना। इसे 90 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। एक अगली कड़ी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई 2023 को जारी की गई है। इससे पहले नवंबर 2022 में डिज्नी प्लस स्पेशल द गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल रिलीज हुई थी। कहानी 2014 में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और बेबी ग्रोट गैलेक्सी के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सार्वभौम जात की नेता आयशा गमोरा की प्रतिष्ठित बहन नेबुला के बदले में एक अंतर आयामी राक्षस एब्लिस्क से मूल्यवान बैटरी की रक्षा करती है, जिसे बैटरी चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था। रॉकेट द्वारा खुद के लिए बैटरी चुराने के बाद सवारियन ड्रोन के बेड़े के साथ गार्जियंस के जहाज पर हमला करता है। एक रहस्यमय आक्रमण ड्रोन को नष्ट कर देती है और गार्जियंस क्रैशलैंड को
पास के ग्रह पर ले जाते हैं। आकृत खुद को क्विल के पिता एगो के रूप में प्रकट करती हैं और वह मंटिस उनके भोले भाले नौकर से जुड़ जाता है। अहंकार क्विल, गमोरा और ड्रेक्स को अपने ग्रह पर आमंत्रित करते हैं, जबकि रॉकेट और ग्रोट जहाज की मरम्मत करने और नोबला को देखने के लिए पीछे रह जाते हैं। आयशा योंडू उदोंडा और उनके दल को काम पर रखती है, जिन्हें बाल तस्करी के लिए बड़े रैगर समुदाय में से निर्वासित कर दिया गया है ताकि अभिभावकों को फिर से पकड़ा जा सके। वे रॉकेट पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जब योंडू क्विल को पलटने से हिचकिचाते हैं जिसे उन्होंने उठाया था, तब उनके लेफ्टिनेंट क्रैगलिन ओफ फंटेरी ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया और एक अन्य लेफ्टिनेंट टेरफेस नेबुला द्वारा सहायता प्राप्त एक विद्रोह का नेतृत्व किया। टीजरफेस ने रॉकेट और योंडू के जहाज पर कैद कर लिया और उनके वफादारों को मार डाला। नेबुला गमोरा को खोजने और मारने के लिए निकल जाती है, जिसे वह अपने दस्तक पिता थनोस द्वारा दी गई यातना के लिए दोषी ठहराती है। ग्रोट और क्रैगलिन, जो पश्चाताप करने वाले हैं और कभी विद्रोह मुक्त रॉकेट और योंडू के लिए इरादा नहीं रखते हैं, योंडू के तीर का उपयोग करते हुए समूह भागते समय जहाज और उनके चालक दल को नष्ट कर देता है। टीचर फेस मरने से पहले संप्रभु को चेतावनी देता है। ईगो एक ईश्वर सदृश आकाशी जिसने अपने घर ग्रह को बनाने के लिए अपनी चेतना के आसपास के मामले में हेरफेर किया है, बताते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड की यात्रा करने और एक उद्देश्य की खोज करने के लिए एक मानवीय आड़ का अनुमान लगाया। अंततः क्विल की मां मेरिडिथ के प्यार में पड़ गए। मेरिडिथ की मृत्यु के बाद ईगो ने युवा क्विल को इकट्ठा करने के लिए योंडू को काम पर रखा, लेकिन लड़के की कभी डिलीवरी नहीं हुई और ईगो तब से उसकी तलाश कर रहा है। वह क्विल को अपनी विरासत में मिली आकाशीय शक्ति में हेर फेर करना सिखाता है, जबकि मेंटिस ड्रेक्स के करीब बढ़ता है और उसे अहंकार की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। नेबुला ईगो के ग्रह पर आता है और गमोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह जोड़ी सामंजस्य बिठाती है और एक असहज गठबंधन तक पहुंचती है। जल्द ही कंकाल के अवशेषों से भरी एक गुफा की खोज की जाती है। ईगो क्विल का ब्रेन वॉश करता है और खुलासा करता है कि अपनी यात्रा के दौरान उसने हजारों संसारों पर पौधे रोपे जो खुद के लिए विस्तार में टेराफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन केवल 2 सेलेस्टियन की शक्ति ही उन्हें सक्रिय कर सकती है। उस अंत तक उसने अनगिनत महिलाओं को गर्भवती किया और योंडू को अपने संतानों को इकट्ठा करने के लिए काम पर रखा, लेकिन उन सभी को मार डाला जब वे उनकी दिव्य शक्ति को प्राप्त करने में विफल रहे। क्विल ईगो के प्रभाव से लड़ता है और जब ईगो को पता चलता है कि उसने मेरेडिथ को ब्रेन ट्यूमर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। क्विल हिंसक रूप से अहंकार पर हमला करने के बाद अहंकार परजीवी रूप से क्विल की ऊर्जा को अंकुरों को सक्रिय करने के लिए खींचता है, जो उस दुनिया का वो उपभोग करना शुरू करते हैं जिस पर वे हैं। रॉकेट, योंडू, ग्रोट और क्रैगलिन आते हैं और मेंटिस ड्रेक्स, नेबुला और गमोरा के साथ मिलकर क्विल को बचाते हैं। पुनर्मिलन संरक्षक ग्रह के मूल में अहंकार के मस्तिष्क की यात्रा करते हैं, जहां योंडू ने खुलासा किया कि उसने उसे अहंकार से अलग करने के लिए क्विल रखा था। जैसे ही सावरिन के ड्रोन लौटते हैं और हमला करते हैं, रॉकेट चोरी की बैटरियों का उपयोग करके एक बम बनाता है जो ईगो के मस्तिष्क पर ग्रोट करता है। क्विल अहंकार से लड़ने के लिए अपनी नई दिव्य शक्तियों का उपयोग करता है, जिससे वह अन्य अभिभावकों और मंटिस से बचने के लिए काफी देर तक विचलित हो जाता है। बम विस्फोट करता है, अहंकार को मारता है और ग्रह को विघटित करता है, जो क्विल को उसकी दिव्य शक्तियों से दूर कर देता है। योंडी क्विल को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है और अंतरिक्ष के निर्वात में मर जाता है। गमोरा के साथ सुलह होने के बावजूद नेबुला थनोस को मारने के लिए अपनी खोज को छोड़ने और फिर से शुरू करने का विकल्प चुनती है। एक नए सदस्य के रूप में मेंटिस के साथ अभिभावक योंडू के लिए अंतिम संस्कार करते हैं। दर्जनों रैगर जहाजों के आने से रॉकेट और क्रैगलिन खुश हैं, योंडू के बलिदान को स्वीकार करते हुए और उसे फिर से रैगर के रूप में स्वीकार करते हुए। क्रेडिट के मध्य और बाद के दृश्यों की एक श्रृंखला में क्रैगलिन योंडू के टेलिकनेटिक तीर और नियंत्रण पिन को लेता है। रैगर नेता स्टार ओगार्ड अपने पूर्व साथियों के साथ फिर से मिले। आयशा एडम बनाती है एक नया कृत्रिम प्राणी जिसके साथ वह रखवालों को नष्ट करने की योजना बनाती है और ग्रोट एक किशोरी में बढ़ता है। मई 2014 में डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने कहा कि उन्हें लगता है कि गैलेक्सी फिल्म के पहले संरक्षक 2014 में मजबूत मताधिकार क्षमता थी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य एक और एवेंजर्स बनाना था। जेम्स गुन, उन्होंने पहली फिल्म का निर्देशन और सह लेखन किया, ने कहा कि वह एक सीक्वल के लिए वापसी करना चाहेंगे और यह कि अगर उनसे पूछा गया तो वह अनुबंध
प्रतिबंध के लिए बाध्य थे। अगले महीने निर्माता केविन फीच ने कहा कि ऐसी जगहें हैं जहां हम ले सकते हैं और हमारे पास विचार हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं। कॉमिक्स के पात्रों, दुनिया और कहानी की विस्तृत श्रृंखला के आधार पर जुलाई 2014 में गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के सह पटकथा लेखक निकोल परलमैन ने एक सीक्वल की पुष्टि की, यह कहते हुए कि यह डिज्नी की पहली फिल्म के लिए सकारात्मक आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण होने वाला था और यह कि गुल लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। इसके तुरंत बाद सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में अगली कड़ी को 28 जुलाई 2017 को रिलीज करने की तारीख दी गई। गन ने एक महीने के भीतर फिल्म पर काम शुरू कर दिया और कहा कि इसमें कॉमिक्स से कम एक नया गार्जियन शामिल होगा। अक्टूबर में गुन ने पुष्टि की कि सभी 5 मूल अभिभावक अन्य सहायक पात्रों के साथ सीक्वल के लिए वापस आएंगे और रिलीज की तारीख 5 मई 2017 तक बढ़ा दी गई थी। बाद के महीनों में माइकल रूकर ने कहा कि वह योंडू उदोंटा के रूप में वापस आएंगे और चरित्र के लिए क्षेत्रों की खोज करने के लिए उत्सुक थे। क्रिस प्रैट, उन्होंने पहली फिल्म में पीटर क्विल स्टार लॉर्ड की भूमिका निभाई थी, ने पुष्टि की कि अगली कड़ी उनकी अगली परियोजना में से एक होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे रॉकेट के रूप में वापसी करेंगे तो ब्रेडली कूपर ने रुचि और उत्साह व्यक्त किया। विन डीजल ने भी पुष्टि की कि वह ग्रूट के रूप में वापसी करेंगे। मार्च 2015 में गुन ने खुलासा किया कि पहली फिल्म से प्रमुख चालक दल परिवर्तन के साथ फिल्मांकन अटलांटा जॉर्जिया में होगा और उनके कई सीन गुन करेन गिलन के साथ नेबुला के रूप में ग्रेगलिंग ऑफ फंटेरी के रूप में लौटेंगे। उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ अपने संबंधों की व्याख्या करते हुए कहा, कंपनी को जाने दो और अपना काम करने दो और वास्तव में उनके नोट्स और विचारों को सुनता हूँ। मुझे कभी भी किसी भी चरित्र या कथानक के तत्व में डालने के लिए नहीं कहा गया। जब वे आप पर भरोसा करते हैं तो आपको एक विस्तृत स्थान देते हैं। हम बिल्कुल फिट हैं। उस महीने आईपीएल के कारण भले ही कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन मगर सीजन में हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की लगातार रिलीज का सिलसिला जारी था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पॉपुलर सीरीज गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली 2 फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ब्रह्मांड के रक्षक एक बार फिर दुनिया को बचाने के सफर पर हैं, जो कि उनके चाहने वालों के लिए यादगार बन जाता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि का पहला नियम है, जो जैसा है सही है, क्योंकि हर किसी को ऊपर वाले ने काफी सोच समझकर बनाया है। लेकिन जब कोई हैवान इसे बदलने की चाहत में इससे छेड़छाड़ करता है तो वह प्रकृति के संतुलन को ही बिगाड़ता है। फिर चाहे वह एवेंजर्स का सुपर हीरो विलन थैनोस हो या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली फिल्म में नजर आया विलन ईगो, ये सभी कायनात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलना चाहते थे। मौजूदा फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में भी ब्रह्मांड के रचकों का सामना एक ऐसे ही खतरनाक विलन द हाई इवोल्यूशनरी से होता है, जो कि सारी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के चाहत में एक नई पृथ्वी द काउंटर अर्थ बनाता है। वह चाहता है कि उसकी धरती पर सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अपनी कल्पना की हकीकत में साकार नहीं हो पाने के कारण वह बौखला जाता है। गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में इस नए विलेन का काफी पुराना नाता गार्जियंस के गैंग मेंबर रॉकेट से है। उसने ही रॉकेट को परफेक्ट बनाने की चाहत में उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस कारण वह सुपर इंटेलिजेंट हो गया था। रॉकेट इस विलेन की कैद से छूटकर भाग गया। अब विलेन द हाई इवोल्यूशनरी अपनी दुनिया के सारे लोगों में रॉकेट जैसा तेज दिमाग डालना चाहता है। रॉकेट को वापस लाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी गार्डियंस के नए ठिकाने पर हमला करता है। इस हमले में रॉकेट की जान पर बनाती है। उसे बचाने के लिए उसके साथ ही गार्डियंस रॉकेट के अतीत का पता लगाते हैं। उन्हें द हाई इवोल्यूशनरी की काली करतूतों के बारे में पता चलता है। अब के गार्डियंस अपने साथी रॉकेट को और बाकी दुनिया को द हाई इवोल्यूशनरी से बचा पाते हैं, यह आपको यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने पहले ही बता दिया है कि यह फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज की आखिरी फिल्म होगी। हालांकि फिल्म के आखिर में इसके हीरोज की अलग अलग वापसी का इशारा दिया गया है। बेशक इस फिल्म के तौर पर जेम्स ने शानदार सिनेमा बनाया है। 2.5 घंटे की यह फिल्म हॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से थोड़ी लंबी है। बावजूद इसके जेम्स ने रॉकेट के नजरिए से एकदम नई कहानी दर्शकों के सामने पेश की है। यह आपका भरपूर मनोरंजन करती है। फिल्म एक बार फिर से यह याद दिलाती है कि सीरीज के हीरो खुद को ब्रह्मांड के रक्षक क्यों कहते हैं। इंटरवल से पहले फिल्म आपको रॉकेट के अतीत और नए विलन से रूबरू करवाती है, जबकि सेकंड हाफ में यह और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी जोरदार और इमोशनल कर देने वाला है। जेम्स इस फिल्म को आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर है, लेकिन बावजूद इसके यह आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखने में सफल होती है। फिल्म में आपको शानदार एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। कॉमेडी और इमोशन का डोज भी है।
फिल्म में आपको अपने चहेते किरदारों पीटर, गमोरा, नेबुला, ड्रैक्स, मेंटिंग और ग्रूट के अलग अंदाज से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। फिल्म के सारे किरदारों ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन इस फिल्म का असली हीरो अगर रॉकेट को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू यानी मार्वल कॉमिक्स के किरदारों की बनाई मार्वल स्टूडियो की एक काल्पनिक दुनिया। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एमसीयू की 32वीं फिल्म है और इस फिल्म से यह भी तय हो चला है कि एमसीयू का चेहरा मोहरा बदलने के जतन शुरू हो चुके हैं। ये फिल्म विदाई और उन किरदारों की है जो अब तक आकाश गंगा के तमाम ग्रहों का भ्रमण कर चुके हैं। कुछ को बचा चुके हैं, कुछ पर अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिता चुके हैं। लेकिन हाल के महीनों में रिलीज हुई मार्वल की वेब सीरीज में जिस एक किरदार का आगा पीछा एमसीयू रचने वाले नहीं खोल पाए थे, वह किरदार है रॉकेट। खुद ये किरदार इस फिल्म में मानता है कि वह एक रैकून है। कभी सिर्फ उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला गिलहरी की बड़ी प्राकृतिक जैसा दिखने वाला यह जानवर अब यूरोप, काकेशिया और जापान तक में पाया जाता है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एमसीयू के इसी बेहद लोकप्रिय किरदार की उत्पत्ति तलाशने की कोशिश करती है। फिल्म में और भी कई भावुक कहानियां हैं, लेकिन फिल्म का असल सूत्र ये किरदार रॉकेट ही है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वहां से शुरू होती है जहां सारे किरदार अपने अपने में व्यस्त हैं। तभी एक एडम नामक युवा सा दिखने वाला एक खतरनाक प्राणी उन पर हमला कर देता है। उनका उद्देश्य रॉकेट का अपहरण, लेकिन वह नाकाम रहता है। लेकिन उसके हमले में रॉकेट बुरी तरह जख्मी होता है और उसकी जान पर बन आती है। ऑपरेशन उसका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसे नए स्वरूप में रचने वाले एक पागल से वैज्ञानिक ने उसके अंदर एक ऐसा किल स्विच लगा दिया है जो उसके इलाज में बाधक है। गार्डियंस इस किल स्विच का पासकोड तलाशने निकालते हैं। रॉकेट एक ऐसा प्राणी है जो आधा मशीन और आधा वन्य जीव जंतु है। गार्डियंस पासकोड की तलाश में वहां पहुंचते हैं जहां हाई वो ल्यूनेसरी नामक एक पागल सा वैज्ञानिक ऐसे ही प्रयोग भी कर रहा है। वह धरती जैसी दिखने वाली एक अपनी दुनिया बसाना चाहता है और इस दुनिया पर वह इन्हीं वन्य जंतुओं के परावर्तित स्वरूपों को बचा रहा है। इस रोमांचक कहानी के बीच में अलग अलग गार्जियंस की अलग अलग कहानियां हैं। पीटर क्विल अपना प्यार खोने से दुखी है। ड्रैक्स और नेबुला का मन भी उचित रहा है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस सीरीज का विदा गान है। लेखक निर्देशक जेम्स गन ने जिन विवादों के बीच ये फिल्म बनाई है वह भी जग विदित है। पहले वह फिल्म से निकाले गए, फिर लाए गए और अब ये फिल्म रिलीज होने के समय है वह मार्वल स्टूडियो छोड़कर जा चुके हैं और इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी डीसी स्टूडियोज के सह सीईओ हैं। जेम्स गन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को एक अलग अंदाज में रचा है। सीरीज की इस तीसरी फिल्म में जॉन मर्फी के बनाए 1 दर्जन से ज्यादा गाने हैं और फिल्म की कुल अवधि यानी 2.5 घंटे में से 1 घंटे से ज्यादा का समय इन गानों को समर्पित करती है। एमसीयू के बीते 22 साल से कदरदान रहे दर्शकों की रुचियां बदल रही हैं, लेकिन एमसीयू के किरदार अब भी अपनी दुनिया में अटके हैं। इन किरदारों के किरदार की जैसे तमाम एमसीयू से विदाई होगी, जैसे वैसे इसमें नए किरदारों की आमद भी होगी। ये एक तरह से इस दुनिया का संक्रमण काल भी है। एमसीयू सीरीज की फिल्मों की 32वीं फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 कोई एकदम अवालिद कर देने वाला अनुभव तो नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ रॉकेट के साथ बचपन में हुई अत्याचारों, उसके दुख को बदलने वाले वैज्ञानिक से ज्यादा बुद्धिमान बन जाने और फिर अपने दिमाग को इस वैज्ञानिक के हवाले होने से बचाने की घटनाएं देखने के लिए एक बार तो इस फिल्म को देखा ही जा सकता है। फिल्म में कुछ दृश्य उबकाई लाने वाले भी हैं, लेकिन बीभत्स और रौद्र के बीच का अंतर मिटाती एमसीयू की दुनिया का ये भी एक अलग पहलू है। निर्देशक जेम्स गन ने फिल्म उतने मन से तो नहीं बनाई है जितना दिल लगाकर उन्होंने इस सीरीज की पहली 2 फिल्मों में मेहनत की होगी, लेकिन एमसीयू की फिल्मों का जादू यही है कि इसकी कोई भी फिल्म इसके धुर प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन एमसीयू की फिल्मों का जादू अब उतार पर है। इस फिल्म को फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बहुत अच्छे से समझाती है। जाने पहचाने से स्पेशल इफेक्ट, पर्दे पर घटने से पहले ही समझ आ जाने वाले दृश्य और एक ही बहुत ही संभावित सी कहानी पर बनने वाले इस फिल्मों का पूरा काया पलट करने की जरूरत खुद इन फिल्मों को दुनिया भर में वितरित करने वाली कंपनी डिज्नी में महसूस की जाने लगी है। इस फिल्म में भी अंग्रेजी भाषी दर्शकों को छोड़ दूसरी भारतीय भाषाओं के दर्शकों की रुचि खास होगी, ऐसा लगता नहीं है। फिल्म का प्रचार प्रसार भी बहुत ही साधारण तरीके से किया गया है। एशिया पैसिफिक रीजन के दर्शक डिज्नी की प्राथमिक सूची के हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। बीच बीच में इंटरनल्स, मिस मार्वल और संगची एंड द लीजेंड ऑफ द
टेनेट जैसी फिल्मों से मार्वल स्टूडियो चेताता रहता है कि इनके विचार ने इन क्षेत्रों को अपनी इस काल्पनिक दुनिया में समाहित करने की योजना अब भी जारी है, लेकिन इन फिल्मों का कोई खास असर कारोबारी लिहाज से होता दिख नहीं रहा है। रही बात फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में इसके कलाकारों के अभिनय की, तो रॉकेट को आवाज देने वाले ब्रैडली कपूर को ही कुछ अलग कर दिखाने का मौका यहाँ मिला है। स्टार लॉर्ड और पीटर क्विल का किरदार करने वाले क्रिस प्रैट इस बार इश्क में टूटे इंसान के किरदार में हैं। पीट को थोड़ी राहत तब मिलती है जब उसकी मासूक जैसी दिखती एक और गमोरा इस कहानी में आ मिलती है, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी पनपने नहीं पाती है। फिल्म के बाकी सारे किरदार कमोबेश वही सब कुछ करते दिखते हैं जो वह पहले की फिल्म में कर चुके हैं। हाँ, इस कहानी के खलनायक के किरदार में चुक वुडी वीसी का अभिनय नोटिस करने लायक है। ये ऐसा किरदार है जो पर्दे पर पहली बार देखने के साथ ही अपने प्रदर्शकों की घड़ा बटोरता चलता है। अगर ये कहा जाए कि उबली पूरी फिल्म में एमसीयू के अब तक के सबसे ज्यादा विचलित करने वाले खलनायक के किरदार को रचने की कोशिश में लगे दिखते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मार्वल की मोस्ट वांटेड फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बिग स्क्रीन पर लगातार लोगों का दिल जीत रही है। पिछले साल द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल को हॉट स्टार पर दिखाया गया था, जिसमें एमसीयू की थॉर लव एंड थंडर के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हीरो किल की लाइफ को दिखाया गया था। उसमें बताया गया था कि कैसे क्विल या पीटर के क्रिसमस को खुशनुमा बनाने के लिए उनकी टीम धरती से उनके फेवरेट सिंगर को किडनैप करके ले आती है। क्विल को उसकी बहन मिलती है और खुशी खुशी सब क्रिसमस मनाते हैं। अब जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आई है, उनकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हॉलीडे स्पेशल में खत्म हुई थी। तो आइए जानते हैं कैसी है फिल्म और क्या खास है आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। रॉकेट के उदास चेहरे वाली एंट्री के साथ फिल्म की कहानी शुरू होती है कि अचानक एक वरलोक नाम का सेवेरियन रॉकेट को किडनैप करने आ जाता है, लेकिन क्लिप, नेबुला, ग्रूट, मेंडिस और ड्रैक्स उसके प्लान को नाकाम कर देते हैं। इस बीच रॉकेट को गहरी चोट आ जाती है। रॉकेट के सभी दोस्त उसको बचाने के लिए उस जगह जाते हैं जहां रॉकेट को बनाया गया था। इस बीच गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी लोगों को रॉकेट की दर्दनाक कहानी का पता चलता है। कैसे रॉकेट को प्रोजेक्ट 8913 के तहत बनाया गया था। P8913 का नाम रॉकेट कैसे पड़ा, रॉकेट की पहली गर्लफ्रेंड और दोस्तों के बारे में भी आपको जानने को मिलता है। यह पूरी कहानी ना कही रॉकेट की महानता और बहादुरी को बयां करती है। इस फिल्म में पीटर किल की मरी हुई गर्लफ्रेंड और नेबुला की बहन गमोरा की झक्कास एंट्री आपका दिल जीत लेती है। इतना ही नहीं, पीटर किल अपनी टीम को छोड़कर अपने प्लेनेट धरती पर जा चुका है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एक नए हीरो की एंट्री हो चुकी है। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कप्तान पीटर किल नहीं रहा। क्विल की सौतेली बहन मेंटिस भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को छोड़कर जा चुकी है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का नया कप्तान कौन है? किस नए हीरो की टीम में एंट्री हुई है? क्या क्विल कभी पृथ्वी को छोड़कर वापस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के पास जाएगा? क्या मेंडिस की दोबारा एंट्री होगी? क्या क्विल और गमोरा एक हो पाएंगे? ऐसे न जाने कितने ही सवालों के जवाबों के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है। इस कहानी में कई इमोशनल पल आपकी आंखें नम भी कर सकते हैं। फिल्म में आपको कई बार हंसने और ठहाके लगाने का मौका मिलेगा। हालांकि हिंदी डबिंग में डायलॉग पर थोड़ा और काम किया जाना चाहिए था। फिल्म के पुराने भागों को देखें तो उनके मुकाबले इस फिल्म में आपको कोई ऐसा डायलॉग ही नहीं मिलेगा जो आपकी जुबां पर रट जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मार्वल स्टूडियो के ग्राफिक्स और वीएफएक्स शानदार होते हैं। इस फिल्म का लगभग 85 to 95% भाग वीएफएक्स की मदद से ही बनाया गया है। जहां प्लेनेट अर्थ यानी धरती की बात है, उनकी वास्तविकता बनाए रखने के लिए बिना वीएफएक्स के शूट किया गया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी बेहतरीन है। इस फिल्म का डायरेक्शन जेम्स गुन ने की है, जिन्हें साइंस फिक्शन और वीएफएक्स इफेक्ट वाली फिल्मों के डायरेक्टर करने और बनाने में महारत हासिल है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 32वीं फिल्म है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। लेखक निर्देशक जेम्स गुन की इस सुपर हीरो ट्रिलॉजी की पहली फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी साल 2014 में रिलीज हुई थी। जेम्स की यह फिल्म मार्वल फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसकी दूसरी किस्त गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 वर्ष 2017 में प्रदर्शित हुई थी। अब इस सीरीज की तीसरी और अंतिम फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। गार्डियंस यानी अनूठे चेहरे वाले लोगों का समुदाय नोवेयर में बसा है, जो उनका हेडक्वार्टर है। गमोरा यानी जय सल्टाना को
एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मार दिया गया था। उसके जाने के बाद पीटर यानी क्रिस प्रैट और फिर स्टार लॉर्ड अभी भी दुखी हैं। वह इस तथ्य से अनजान है कि गमोरा अभी भी जीवित है और यादों में खोया रहता है। फिल्म की शुरुआत में ही लकड़बग्घा रॉकेट यानी ब्रैडली कपूर की आवाज एक घातक हमले का शिकार हो जाता है। उसे बचाने के लिए पूरी टीम एकजुट होती है। अनिच्छा से गमोरा को इसमें घसीटा जाता है, मगर वो सब कुछ भूल चुकी है। उसे अपने और पीटर के रिश्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रॉकेट की जान बचाने के लिए 48 घंटे का समय है। फिल्म की कहानी दो ट्रैक पर चलती है। एक वर्तमान ट्रैक जिसमें रॉकेट को बचाने के लिए पीटर और उसकी टीम लगी है। वे एक पासवर्ड की तलाश में हैं, जिससे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2017 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स की सुपर हीरो टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर आधारित है, जिसे मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। यह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की 15वीं फिल्म है। जेम्स गुन द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म में क्रिस प्रैट, जो सल्दाना, डेव बस्तिस्ता, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, माइकल रूकर, करन गिलान, पॉम क्लेमेंटेफ, सिल्वेस्टर स्टोलेन और कर्ट रसेल जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। फिल्म में अभिभावक पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं क्योंकि वह पीटर क्विल को अपने रहस्यमय माता पिता के बारे में और जानने में मदद करते हैं। इस फिल्म की लागत थी $200 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी $869 मिलियन। सीरीज की पहली फिल्म की नाटकीय रिलीज से पहले 2017 सैन डियोगी कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। पहली फिल्म से जेम्स गुन की वापसी के साथ सीक्वल के शीर्षक के साथ एक साल बाद जून 2015 में सामने आया। प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई फरवरी 2016 में फेट काउंटी जॉर्जिया में पॉइवन अंटाल्टा स्टूडियो में। अन्य प्रतियोगिताओं के कारण पहली फिल्म से कोई क्रू परिवर्तन हुए। फिल्मांकन जून 2016 में समाप्त हुआ। जेम्स गुन ने पहली फिल्म के तुरंत बाद सीक्वल सेट करने का फैसला किया ताकि पात्रों के संरक्षक के रूप में कई भूमिकाओं का पता लगाया जा सके और उन पिछली फिल्म में स्थापित क्विल के पिता की कहानी का पालन किया जा सके। रसेल को जुलाई 2016 में क्विल के पिता के रूप में पुष्टि की गई, जो क्विल के कामिक पिता से प्रस्थान अहंकार को चित्रित करता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का प्रीमियर 10 अप्रैल 2017 को टोक्यो में हुआ था और एमसीयू के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में 5 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। इसने दुनिया भर में $863 मिलियन से अधिक की कमाई की थी, जिससे 2017 की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जबकि अपने पूर्ववर्ती को पीछे छोड़ दिया था। फिल्म को इसके दृश्यों, निर्देशन, साउंड ट्रैक, एक्शन दृश्यों, हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली थी। हालांकि कुछ आलोचकों ने इसे मोल से हीन माना। इसे 90 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। एक अगली कड़ी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई 2023 को जारी की गई है। इससे पहले नवंबर 2022 में डिज्नी प्लस स्पेशल द गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल रिलीज हुई थी। कहानी 2014 में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और बेबी ग्रोट गैलेक्सी के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सार्वभौम जात की नेता आयशा गमोरा की प्रतिष्ठित बहन नेबुला के बदले में एक अंतर आयामी राक्षस एबलिस्क से मूल्यवान बैटरी की रक्षा करती है, जिसे बैटरी चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था। रॉकेट द्वारा खुद के लिए बैटरी चुराने के बाद सवारियन ड्रोन के बेड़े के साथ गार्जियंस के जहाज पर हमला करता है। एक रहस्यमय आकृति ड्रोन को नष्ट कर देती है और गार्जियंस क्रैशलैंड को पास के ग्रह पर ले जाते हैं। आकृति खुद को क्विल के पिता एगो के रूप में प्रकट करती हैं और वह मंटिस, उनके भोले भाले नौकर, से जुड़ जाता है। अहंकार क्विल, गमोरा और ड्रेक्स को अपने ग्रह पर आमंत्रित करती हैं, जबकि रॉकेट और ग्रोट जहाज की मरम्मत करने और नोबला को देखने के लिए पीछे रह जाते हैं। आयशा योंडू उदोंडा और उनके दल को काम पर रखती है, जिन्हें बाल तस्करी के लिए बड़े रैगर समुदाय में से निर्वासित कर दिया गया है ताकि अभिभावकों को फिर से पकड़ा जा सके। वे रॉकेट पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जब योंडू क्विल को पलटने से हिचकिचाते हैं जिसे उन्होंने उठाया था, तब उनके लेफ्टिनेंट क्रैगलिन ओफ फंटेरी ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया और एक अन्य लेफ्टिनेंट टेरफेस नेबुला द्वारा सहायता प्राप्त एक विद्रोह का नेतृत्व किया। टीजरफेस ने रॉकेट और योंडू के जहाज पर कैद कर लिया और उनके वफादारों को मार डाला। नेबुला गमोरा को खोजने और मारने के लिए निकल जाती है, जिसे वह अपने दस्तक पिता थनोस द्वारा दी गई यातना के लिए दोषी ठहराती है। ग्रोट और क्रैगलिन, जो पश्चाताप करने वाले हैं और कभी विद्रोह मुक्त रॉकेट और योंडू के लिए इरादा नहीं रखते हैं, योंडू के तीर का उपयोग करते हुए समूह भागते समय जहाज और उनके चालक दल को नष्ट कर देता है।
टीजर फेस मरने से पहले संप्रभु को चेतावनी देता है। ईगो एक ईश्वर सदृश आकाशी जिसने अपने घर ग्रह को बनाने के लिए अपनी चेतना के आसपास के मामले में हेर फेर किया है। बताते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड की यात्रा करने और एक उद्देश्य की खोज करने के लिए एक मानवीय आड़ का अनुमान लगाया। अंततः क्विल की मां मेरिडिथ के प्यार में पड़ गए। मेरिडिथ की मृत्यु के बाद ईगो ने युवा क्विल को इकट्ठा करने के लिए योंडू को काम पर रखा, लेकिन लड़के की कभी डिलीवरी नहीं हुई और ईगो तब से उसकी तलाश कर रहा है। वह क्विल को अपनी विरासत में मिली आकाशीय शक्ति में हेर फेर करना सिखाता है, जबकि मेंटिस ड्रग्स के करीब बढ़ता है और उसे अहंकार की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। नेबुला ईगो के ग्रह पर आता है और गमोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह जोड़ी सामंजस्य बिठाती है और एक असहज गठबंधन तक पहुंचती है। जल्द ही कंकाल के अवशेषों से भरी एक गुफा की खोज की जाती है। ईगो क्विल का ब्रेनवॉश करता है और खुलासा करता है कि अपनी यात्रा के दौरान उसने हजारों संसारों पर पौधे रोपे जो खुद के लिए विस्तार के में टेराफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन केवल 2 सेलेस्टियन की शक्ति ही उन्हें सक्रिय कर सकती है। उस अंत तक उसने अनगिनत महिलाओं को गर्भवती किया और यंडू को अपनी संतानों को इकट्ठा करने के लिए काम पर रखा, लेकिन उन सभी को मार डाला जब वे उनकी दिव्य शक्ति को प्राप्त करने में विफल रहे। क्विल ईगो के प्रभाव से लड़ता है। जब ईगो को पता चलता है कि उसने मेरेडिथ को ब्रेन ट्यूमर दिया था जिससे उसकी मौत होगी, क्विल हिंसक रूप से अहंकार पर हमला करने के बाद अहंकार परजीवी रूप से क्विल की ऊर्जा को अंकुरों को सक्रिय करने के लिए खींचता है, जो उस दुनिया का उपभोग करना शुरू करते हैं जिस पर वे हैं। रॉकेट, योंडू, ग्रोट और क्रैगलिन आते हैं और मेंटिस ड्रग्स, नेबुला और गमोरा के साथ मिलकर क्विल को बचाते हैं। पुनर्मिलन संरक्षक ग्रह के मूल में अहंकार के मस्तिष्क की यात्रा करते हैं, जहां योंडू ने खुलासा किया कि उसने उसे अहंकार से अलग करने के लिए क्विल रखा था। जैसे ही साउरिन के ड्रोन लौटते हैं और हमला करते हैं, रॉकेट चोरी की बैटरियों का उपयोग करके एक बम बनाता है जो ईगो के मस्तिष्क पर ग्रोट करता है। क्विल अहंकार से लड़ने के लिए अपनी नई दिव्य शक्तियों का उपयोग करता है, जिससे वह अन्य अभिभावकों और मंटिस से बचने के लिए काफी देर तक विचलित हो जाता है। बम विस्फोट करता है, अहंकार को मारता है और ग्रह को विकृत करता है, जो क्विल को उसकी दिव्य शक्तियों से दूर कर देता है। योंडी क्विल को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है और अंतरिक्ष के निर्वात में मर जाता है। गमोरा के साथ सुलह होने के बावजूद नेबुला थानोस को मारने के लिए अपनी खोज को छोड़ने और फिर से शुरू करने का विकल्प चुनती है। एक नए सदस्य के रूप में मेंटिस के साथ अभिभावक योंडू के लिए अंतिम संस्कार करते हैं। दर्जनों रैगर जहाजों के आने से रॉकेट और क्रैगलिन खुश हैं, योंडू के बलिदान को स्वीकार करते हुए और उसे फिर से रैगर के रूप में स्वीकार करते हुए। क्रेडिट के मध्य और बाद के दृश्यों की एक श्रृंखला में क्रैगलिन योंडू के टेलिकनेटिक तीर और नियंत्रण पिन को लेता है। रैगर नेता स्टार ओगार्ड अपने पूर्व साथियों के साथ फिर से मिले। आयशा एडम बनाती है एक नया कृत्रिम प्राणी जिसके साथ वह रखवालों को नष्ट करने की योजना बनाती है और ग्रोट एक किशोरी में बढ़ता है। मई 2014 में डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने कहा कि उन्हें लगता है कि गैलेक्सी फिल्म के पहले संरक्षक 2014 में मजबूत मताधिकार क्षमता थी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य एक और एवेंजर्स बनाना था। जेम्स गुन, उन्होंने पहली फिल्म का निर्देशन और सह लेखन किया, ने कहा कि वह एक सीक्वल के लिए वापसी करना चाहेंगे और यह कि अगर उनसे पूछा गया तो वह अनुबंध के लिए बाध्य थे। अगले महीने निर्माता केविन फीच ने कहा कि ऐसी जगहें हैं जहां हम ले सकते हैं और हमारे पास विचार हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं। कॉमिक्स के पात्रों, दुनिया और कहानी की विस्तृत श्रृंखला के आधार पर जुलाई 2014 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सह पटकथा लेखक निकोल पर्लमैन ने एक सीक्वल की पुष्टि की, यह कहते हुए कि यह डिज्नी की पहली फिल्म के लिए सकारात्मक आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण होने वाला था और यह के गुण लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। इसके तुरंत बाद सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में अगली कड़ी को 28 जुलाई 2017 को रिलीज करने की तारीख दी गई। गन ने एक महीने के भीतर फिल्म पर काम शुरू कर दिया और कहा कि इसमें कॉमिक्स से कम एक नया गार्जियन शामिल होगा। अक्टूबर में गुन ने पुष्टि की कि सभी 5 मूल अभिभावक अन्य सहायक पात्रों के साथ सीक्वल के लिए वापस आएंगे और रिलीज की तारीख 5 मई 2017 तक बढ़ा दी गई थी। बाद के महीनों में माइकल रूकर ने कहा कि वह योंडू ओदोंटा के रूप में वापस आएंगे और चरित्र के लिए क्षेत्रों की खोज करने के लिए उत्सुक थे। क्रिस प्रैट, उन्होंने पहली फिल्म में पीटर क्विल स्टार लॉर्ड की भूमिका निभाई थी, ने पुष्टि की कि अगली कड़ी उनकी अगली परियोजना में से एक होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे रॉकेट के रूप में वापसी करेंगे तो ब्रेडली कूपर ने रुचि और उत्साह व्यक्त किया। विन डीजल ने भी पुष्टि की कि वह ग्रूट के रूप में वापसी करेंगे। मार्च 2015 में गुन ने खुलासा किया कि पहली फिल्म से प्रमुख चालक दल परिवर्तन के साथ फिल्मांकन अटलांटा जॉर्जिया में होगा।
और उनके कई सीन गुन करेन गिलन के साथ नेबुला के रूप में क्रैगलिंग और फंटेरी के रूप में लौटेंगे। उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ अपने संबंधों की व्याख्या करते हुए कहा, कंपनी को जाने दो और अपना काम करने दो, और वास्तव में उनके नोट्स और विचारों को सुनता हूँ। मुझे कभी भी किसी भी चरित्र या कथानक के तत्व में डालने के लिए नहीं कहा गया। जब वे आप पर भरोसा करते हैं तो आपको एक विस्तृत स्थान देते हैं। हम बिल्कुल फिट हैं। उस महीने आईपीएल के कारण भले ही कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन मगर सीजन में हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की लगातार रिलीज का सिलसिला जारी था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पॉपुलर सीरीज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली 2 फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ब्रह्मांड के रक्षक एक बार फिर दुनिया को बचाने के सफर पर हैं, जो कि उनके चाहने वालों के लिए यादगार बन जाता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि का पहला नियम है, जो जैसा है सही है, क्योंकि हर किसी को ऊपर वाले ने काफी सोच समझकर बनाया है। लेकिन जब कोई हैवान इसे बदलने की चाहत में इससे छेड़छाड़ करता है तो वह प्रकृति के संतुलन को ही बिगाड़ता है। फिर चाहे वह एवेंजर्स का सुपर हीरो विलन थैनोस हो या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली फिल्म में नजर आया विलन ईगो, ये सभी कायनात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलना चाहते थे। मौजूदा फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में भी ब्रह्मांड के रचकों का सामना एक ऐसे ही खतरनाक विलन द हाई इवोल्यूशनरी से होता है, जो कि सारी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के चाहत में एक नई पृथ्वी द काउंटर अर्थ बनाता है। वह चाहता है कि उसकी धरती पर सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अपनी कल्पना की हकीकत में साकार नहीं हो पाने के कारण वह बौखला जाता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में इस नए विलन का काफी पुराना नाता गार्डियंस के गैंग मेंबर रॉकेट से है। उसने ही रॉकेट को परफेक्ट बनाने की चाहत में उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस कारण वह सुपर इंटेलिजेंट हो गया था। रॉकेट इस विलन की कैद से छूटकर भाग गया। अब विलन द हाई इवोल्यूशनरी अपनी दुनिया के सारे लोगों में रॉकेट जैसा तेज दिमाग डालना चाहता है। रॉकेट को वापस लाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी गार्डियंस के नए ठिकाने पर हमला करता है। इस हमले में रॉकेट की जान पर बन आती है। उसे बचाने के लिए उसके साथ ही गार्डियंस रॉकेट के अतीत का पता लगाते हैं। उन्हें द हाई इवोल्यूशनरी की काली करतूतों के बारे में पता चलता है। अब ये गार्डियंस अपने साथी रॉकेट को और बाकी दुनिया को द हाई इवोल्यूशनरी से बचा पाते हैं, यह आपको यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने पहले ही बता दिया है कि यह फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज की आखिरी फिल्म होगी। हालांकि फिल्म के आखिर में इसके हीरोज की अलग अलग वापसी का इशारा दिया गया है। बेशक इस फिल्म के तौर पर जेम्स ने शानदार सिनेमा बनाया है। 2.5 घंटे की यह फिल्म हॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से थोड़ी लंबी है। बावजूद इसके जेम्स ने रॉकेट के नजरिए से एकदम नई कहानी दर्शकों के सामने पेश की है। यह आपका भरपूर मनोरंजन करती है। फिल्म एक बार फिर से यह याद दिलाती है कि सीरीज के हीरो खुद को ब्रह्मांड के रक्षक क्यों कहते हैं। इंटरवल से पहले फिल्म आपको रॉकेट के अतीत और नए विलन से रूबरू करवाती है, जबकि सेकंड हाफ में यह और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी जोरदार और इमोशनल कर देने वाला है। जेम्स इस फिल्म को आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर है, लेकिन बावजूद इसके यह आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखने में सफल होती है। फिल्म में आपको शानदार एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। कॉमेडी और इमोशन का डोज भी है। फिल्म में आपको अपने चहेते किरदारों पीटर, गमोरा, नेबुला, ड्रैक्स, मेंटिंग और ग्रूट के अलग अंदाज से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। फिल्म के सारे किरदारों ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन इस फिल्म का असली हीरो अगर रॉकेट को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू यानी मार्वल कॉमिक्स के किरदारों की बनाई मार्वल स्टूडियो की एक काल्पनिक दुनिया। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एमसीयू की 32वीं फिल्म है, और इस फिल्म से यह भी तय हो चला है कि एमसीयू का चेहरा मोहरा बदलने के जतन शुरू हो चुके हैं। ये फिल्म विदाई और उन किरदारों की है जो अब तक आकाश गंगा के तमाम ग्रहों का भ्रमण कर चुके हैं। कुछ को बचा चुके हैं, कुछ पर अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिता चुके हैं। लेकिन हाल के महीनों में रिलीज हुई मार्वल की वेब सीरीज में जिस एक किरदार का आगा पीछा एमसीयू रचने वाले नहीं खोल पाए थे, वह किरदार है रॉकेट। खुद ये किरदार इस फिल्म में मानता है कि वह एक रैकून है। कभी सिर्फ उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला गिलहरी की बड़ी प्राकृतिक जैसा दिखने वाला यह जानवर अब यूरोप, काकेशिया और जापान तक में पाया जाता है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एमसीयू के इसी बेहद लोकप्रिय किरदार की उत्पत्ति तलाशने की कोशिश करती है। फिल्म में और भी कई भावुक कहानियां हैं, लेकिन फिल्म का असल सूत्र ये किरदार
रॉकेट ही है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वहां से शुरू होती है जहां सारे किरदार अपने अपने में व्यस्त हैं। तभी एक एडम नामक युवा सा दिखने वाला एक खतरनाक प्राणी उन पर हमला कर देता है। उनका उद्देश्य रॉकेट का अपहरण, लेकिन वह नाकाम रहता है। लेकिन उसके हमले में रॉकेट बुरी तरह जख्मी होता है और उसकी जान पर बन आती है। ऑपरेशन उसका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसे नए स्वरूप में रचने वाले एक पागल से वैज्ञानिक ने उसके अंदर एक ऐसा किल स्विच लगा दिया है जो उसके इलाज में बाधक है। गॉर्जियंस इस किल स्विच का पासकोड तलाशने निकालते हैं। रॉकेट एक ऐसा प्राणी है जो आधा मशीन और आधा वन्य जीव जंतु है। गॉर्जियंस पासकोड की तलाश में वहां पहुंचते हैं जहां हाई वो ल्यूनेसरी नामक एक पागल सा वैज्ञानिक ऐसे ही प्रयोग भी कर रहा है। वह धरती जैसी दिखने वाली एक अपनी दुनिया बसाना चाहता है और इस दुनिया पर वह इन्हीं वन्य जंतुओं के परावर्तित स्वरूपों को बचा रहा है। इस रोमांचक कहानी के बीच में अलग अलग गार्जियंस की अलग अलग कहानियां हैं। पीटर क्विल अपना प्यार खोने से दुखी है। ड्रैक्स और नेबुला का मन भी उचट रहा है। फिल्म गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस सीरीज का विदा गान है। लेखक निर्देशक जेम्स गन ने जिन विवादों के बीच ये फिल्म बनाई है वह भी जग विदित है। पहले वह फिल्म से निकाले गए, फिर लाए गए और अब ये फिल्म रिलीज होने के समय है वह मार्वल स्टूडियो छोड़कर जा चुके हैं और इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी डीसी स्टूडियोज के सह सीईओ हैं। जेम्स गन ने गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी को एक अलग अंदाज में रचा है। सीरीज की इस तीसरी फिल्म में जॉन मर्फी के बनाए 1 दर्जन से ज्यादा गाने हैं और फिल्म की कुल अवधि यानी 2.5 घंटे में से 1 घंटे से ज्यादा का समय इन गानों को समर्पित करती है। एमसीयू के बीते 22 साल से कदरदान रहे दर्शकों की रुचियां बदल रही हैं, लेकिन एमसीयू के किरदार अब भी अपनी दुनिया में अटके हैं। इन किरदारों के किरदार की जैसे तमाम एमसीयू से विदाई होगी, जैसे वैसे इसमें नए किरदारों की आमद भी होगी। ये एक तरह से इस दुनिया का संक्रमण काल भी है। एमसीयू सीरीज की फिल्मों की 32वीं फिल्म गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 कोई एकदम अवालिद कर देने वाला अनुभव तो नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ रॉकेट के साथ बचपन में हुए अत्याचारों, उसके दुख को बदलने वाले वैज्ञानिक से ज्यादा बुद्धिमान बन जाने और फिर अपने दिमाग को इस वैज्ञानिक के हवाले होने से बचाने की घटनाएं देखने के लिए एक बार तो इस फिल्म को देखा ही जा सकता है। फिल्म में कुछ दृश्य उबकाई लाने वाले भी हैं, लेकिन बीभत्स और रौद्र के बीच का अंतर मिटाती एमसीयू की दुनिया का ये भी एक अलग पहलू है। निर्देशक जेम्स गन ने फिल्म उतने मन से तो नहीं बनाई है जितना दिल लगाकर उन्होंने इस सीरीज की पहली 2 फिल्मों में मेहनत की होगी, लेकिन एमसीयू की फिल्मों का जादू यही है कि इसकी कोई भी फिल्म इसके धुर प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन एमसीयू की फिल्मों का जादू अब उतार पर है। इस फिल्म को फिल्म गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बहुत अच्छे से समझाती है। जाने पहचाने से स्पेशल इफेक्ट, पर्दे पर घटने से पहले ही समझ आ जाने वाले दृश्य और एक ही बहुत ही संभावित सी कहानी पर बनने वाले इस फिल्मों का पूरा काया पलट करने की जरूरत खुद इन फिल्मों को दुनिया भर में वितरित करने वाली कंपनी डिज्नी में महसूस की जाने लगी है। इस फिल्म में भी अंग्रेजी भाषी दर्शकों को छोड़ दूसरी भारतीय भाषाओं के दर्शकों की रुचि खास होगी, ऐसा लगता नहीं है। फिल्म का प्रचार प्रसार भी बहुत ही साधारण तरीके से किया गया है। एशिया पैसिफिक रीजन के दर्शक डिज्नी की प्राथमिक सूची के हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। बीच बीच में इंटरनल्स, मिस मार्वल और संगची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन जैसी फिल्मों से मार्वल स्टूडियोज ये जताता रहता है कि इनके विचार ने इन क्षेत्रों को अपनी इस काल्पनिक दुनिया में समाहित करने की योजना अब भी जारी है, लेकिन इन फिल्मों का कोई खास असर कारोबारी लिहाज से होता दिख नहीं रहा है। रही बात फिल्म गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में इसके कलाकारों के अभिनय की, तो रॉकेट को आवाज देने वाले ब्रैडली कपूर को ही कुछ अलग कर दिखाने का मौका यहाँ मिला है। स्टार लॉर्ड और पीटर क्विल का किरदार करने वाले क्रिस प्रैट इस बार इश्क में टूटे इंसान के किरदार में हैं। पीट को थोड़ी राहत तब मिलती है जब उसकी मासूक जैसी दिखती एक और गमोरा इस कहानी में आ मिलती है, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी पनपने नहीं पाती है। फिल्म के बाकी सारे किरदार कमोबेश वही सब कुछ करते दिखते हैं जो वह पहले की फिल्म में कर चुके हैं। हाँ, इस कहानी के खलनायक के किरदार में चुक वुडी यूवीसी का अभिनय नोटिस करने लायक है। ये ऐसा किरदार है जो पर्दे पर पहली बार देखने के साथ ही अपने प्रदर्शकों की घृणा बटोरता चलता है। अगर ये कहा जाए कि उबली पूरी फिल्म में एमसीयू के अब तक के सबसे ज्यादा विचलित करने वाले खलनायक के किरदार को रचने की कोशिश में लगे दिखते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
मार्वल की मोस्ट वांटेड फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बिग स्क्रीन पर लगातार लोगों का दिल जीत रही है। पिछले साल द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल को हॉट स्टार पर दिखाया गया था, जिसमें एमसीयू की थॉर लव एंड थंडर के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हीरो किल की लाइफ को दिखाया गया था। उसमें बताया गया था कि कैसे क्विल या पीटर के क्रिसमस को खुशनुमा बनाने के लिए उनकी टीम धरती से उनके फेवरेट सिंगर को किडनैप करके ले आती है। क्विल को उसकी बहन मिलती है और खुशी खुशी सब क्रिसमस मनाते हैं। अब जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आई है, उनकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हॉलीडे स्पेशल में खत्म हुई थी। तो आइए जानते हैं कैसी है फिल्म और क्या खास है आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। रॉकेट के उदास चेहरे वाली एंट्री के साथ फिल्म की कहानी शुरू होती है कि अचानक एक वरलोक नाम का सेवेरियन रॉकेट को किडनैप करने आ जाता है, लेकिन क्लिप, नेबुला, ग्रूट, मेंडिस और ड्रैक्स उसके प्लान को नाकाम कर देते हैं। इस बीच रॉकेट को गहरी चोट आ जाती है। रॉकेट के सभी दोस्त उसको बचाने के लिए उस जगह जाते हैं जहां रॉकेट को बनाया गया था। इस बीच गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी लोगों को रॉकेट की दर्दनाक कहानी का पता चलता है। कैसे रॉकेट को प्रोजेक्ट 8913 के तहत बनाया गया था। P8913 का नाम रॉकेट कैसे पड़ा, रॉकेट की पहली गर्लफ्रेंड और दोस्तों के बारे में भी आपको जानने को मिलता है। यह पूरी कहानी ना कही रॉकेट की महानता और न बहादुरी को बयां करती है। इस फिल्म में पीटर किल की मरी हुई गर्लफ्रेंड और नेबुला की बहन गमोरा की झक्कास एंट्री आपका दिल जीत लेती है। इतना ही नहीं, पीटर किल अपनी टीम को छोड़कर अपने प्लेनेट धरती पर जा चुका है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एक नए हीरो की एंट्री हो चुकी है। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कप्तान पीटर क्विल नहीं रहा। क्विल की सौतेली बहन मेंटिस भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को छोड़कर जा चुकी है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का नया कप्तान कौन है? किस नए हीरो की टीम में एंट्री हुई है? क्या क्विल कभी पृथ्वी को छोड़कर वापस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के पास जाएगा? क्या मेंडिस की दोबारा एंट्री होगी? क्या क्विल और गमोरा एक हो पाएंगे? ऐसे न जाने कितने ही सवालों के जवाबों के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है। इस कहानी में कई इमोशनल पल आपकी आंखें नम भी कर सकते हैं। फिल्म में आपको कई बार हंसने और ठहाके लगाने का मौका मिलेगा। हालांकि हिंदी डबिंग में डायलॉग पर थोड़ा और काम किया जाना चाहिए था। फिल्म के पुराने भागों को देखें तो उनके मुकाबले इस फिल्म में आपको कोई ऐसा डायलॉग ही नहीं मिलेगा जो आपकी जुबां पर रट जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मार्वल स्टूडियो के ग्राफिक्स और बीएफएक्स शानदार होते हैं। इस फिल्म का लगभग 85 to 95% भाग बीएफएक्स की मदद से ही बनाया गया है। जहां प्लेनेट अर्थ यानी धरती की बात है, उनकी वास्तविकता बनाए रखने के लिए बिना बीएफएक्स के शूट किया गया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी बेहतरीन है। इस फिल्म का डायरेक्शन जेम्स गुन ने की है, जिन्हें साइंस फिक्शन और बीएफएक्स इफेक्ट वाली फिल्मों के डायरेक्टर करने और बनाने में महारत हासिल है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 32वीं फिल्म है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। लेखक निर्देशक जेम्स गुन की इस सुपर हीरो ट्रिलॉजी की पहली फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी साल 2014 में रिलीज हुई थी। जेम्स की यह फिल्म मार्वल फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसकी दूसरी किस्त गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 वर्ष 2017 में प्रदर्शित हुई थी। अब इस सीरीज की तीसरी और अंतिम फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। गार्डियंस यानी अनूठे चेहरे वाले लोगों का समुदाय नोवेयर में बसा है, जो उनका हेडक्वार्टर है। गमोरा यानी जेई सल्डाना को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मार दिया गया था। उसके जाने के बाद पीटर यानी क्रिस प्रैट उर्फ स्टार लॉर्ड अभी भी दुखी हैं। वह इस तथ्य से अनजान है कि गमोरा अभी भी जीवित है और यादों में खोया रहता है। फिल्म की शुरुआत में ही लकड़बग्घा रॉकेट यानी ब्रैडली कपूर की आवाज एक घातक हमले का शिकार हो जाता है। उसे बचाने के लिए पूरी टीम एकजुट होती है। अनिच्छा से गमोरा को इसमें घसीटा जाता है, मगर वो सब कुछ भूल चुकी है। उसे अपने और पीटर के रिश्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रॉकेट की जान बचाने के लिए 48 घंटे का समय है। फिल्म की कहानी 2 ट्रैक पर चलती है। एक वर्तमान ट्रैक जिसमें रॉकेट को बचाने के लिए पीटर और उसकी टीम लगी है। वह एक पासवर्ड की तलाश में है, जिससे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2017 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल कॉमिक्स की सुपर हीरो टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर आधारित है, जिसे मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। यह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की 15वीं फिल्म है। जेम्स गुन द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म में क्रिस प्रैट, जो सल्दाना, डेव बस्तिस्ता, विन डीजल, ब्रैडली कूपर, माइकल रूकर, करन गिलान,
पोम क्लेमेंटेफ, सिल्वेस्टर स्टोलेन और कर्ट रसेल जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। फिल्म में अभिभावक पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं क्योंकि वे पीटर क्विल को अपने रहस्यमय माता पिता के बारे में और जानने में मदद करते हैं। इस फिल्म की लागत थी $200 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी $869 मिलियन। सीरीज की पहली फिल्म की नाटकीय रिलीज से पहले 2017 सैन डियोगी कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। पहली फिल्म से जेम्स गुन की वापसी के साथ सीक्वल के शीर्षक के साथ एक साल बाद जून 2015 में सामने आया। प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई फरवरी 2016 में फैयट काउंटी जॉर्जिया में पॉयवुन अंटाल्टा स्टूडियो में। अन्य प्रतियोगिताओं के कारण पहली फिल्म से कोई क्रू परिवर्तन हुए। फिल्मांकन जून 2016 में समाप्त हुआ। जेम्स गुन ने पहली फिल्म के तुरंत बाद सीक्वल सेट करने का फैसला किया ताकि पात्रों के संरक्षक के रूप में कई भूमिकाओं का पता लगाया जा सके और उन पिछली फिल्म में स्थापित क्विल के पिता की कहानी का पालन किया जा सके। रसेल को जुलाई 2016 में क्विल के पिता के रूप में पुष्टि की गई, जो क्विल के कामिक पिता से प्रस्थान अहंकार को चित्रित करता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का प्रीमियर 10 अप्रैल 2017 को टोक्यो में हुआ था और एमसीयू के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में 5 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। इसने दुनिया भर में $863 मिलियन से अधिक की कमाई की थी, जिससे 2017 की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, जबकि अपने पूर्ववर्ती को पीछे छोड़ दिया था। फिल्म को इसके दृश्यों, निर्देशन, साउंड ट्रैक, एक्शन दृश्यों, हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली थी। हालांकि कुछ आलोचकों ने इसे मूल से हीन माना। इसे 90 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। एक अगली कड़ी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई 2023 को जारी की गई है। इससे पहले नवंबर 2022 में डिज्नी प्लस स्पेशल द गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल रिलीज हुई थी। कहानी 2014 में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और बेबी ग्रोट गैलेक्सी के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सार्वभौम जात की नेता आयशा गमोरा की प्रतिष्ठित बहन नेबुला के बदले में एक अंतर आयामी राक्षस एबलिस्क से मूल्यवान बैटरी की रक्षा करती है, जिसे बैटरी चोरी करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था। रॉकेट द्वारा खुद के लिए बैटरी चुराने के बाद सवारियन ड्रोन के बेड़े के साथ गार्जियंस के जहाज पर हमला करता है। एक रहस्यमय आकृत ड्रोन को नष्ट कर देती है और गार्जियंस क्रैशलैंड को पास के ग्रह पर ले जाते हैं। आकृत खुद को क्विल के पिता एगो के रूप में प्रकट करती हैं और वह मंटिस उनके भोले भाले नौकर से जुड़ जाता है। अहंकार क्विल, गमोरा और ड्रैक्स को अपने ग्रह पर आमंत्रित करते हैं, जबकि रॉकेट और ग्रोट जहाज की मरम्मत करने और नोबुला को देखने के लिए पीछे रह जाते हैं। आयशा योंडू ओदोंडा और उनके दल को काम पर रखती है, जिन्हें बाल तस्करी के लिए बड़े रहगर समुदाय में से निर्वासित कर दिया गया है ताकि अभिभावकों को फिर से पकड़ा जा सके। वे रॉकेट पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जब योंडू क्विल को पलटने से हिचकिचाते हैं जिसे उन्होंने उठाया था, तब उनके लेफ्टिनेंट क्रैगलिन ओफ फंटेरी ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया और एक अन्य लेफ्टिनेंट टेरफेस नेबुला द्वारा सहायता प्राप्त एक विद्रोह का नेतृत्व किया। टीजरफेस ने रॉकेट और योंडू के जहाज पर कैद कर लिया और उनके वफादारों को मार डाला। नेबुला गमोरा को खोजने और मारने के लिए निकल जाती है, जिसे वह अपने दस्तक पिता थनोस द्वारा दी गई यातना के लिए दोषी ठहराती है। ग्रोट और क्रैगलिन, जो पश्चाताप करने वाले हैं और कभी विद्रोह मुक्त रॉकेट और योंडू के लिए इरादा नहीं रखते हैं, योंडू के तीर का उपयोग करते हुए समूह भागते समय जहाज और उनके चालक दल को नष्ट कर देता है। टीजर फेस मरने से पहले संप्रभु को चेतावनी देता है। ईगो एक ईश्वर सदृश आकाशी जिसने अपने घर ग्रह को बनाने के लिए अपनी चेतना के आसपास के मामले में हेरफेर किया है, बताते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड की यात्रा करने और एक उद्देश्य की खोज करने के लिए एक मानवीय आड़ का अनुमान लगाया। अंततः क्विल की मां मेरिडिथ के प्यार में पड़ गए। मेरिडिथ की मृत्यु के बाद ईगो ने युवा क्विल को इकट्ठा करने के लिए योंडू को काम पर रखा, लेकिन लड़के की कभी डिलीवरी नहीं हुई और ईगो तब से उसकी तलाश कर रहा है। वह क्विल को अपनी विरासत में मिली आकाशीय शक्ति में हेर फेर करना सिखाता है, जबकि मेंटिस ड्रग्स के करीब बढ़ता है और उसे अहंकार की योजनाओं के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। नेबुला ईगो के ग्रह पर आता है और गमोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह जोड़ी सामंजस्य बिठाती है और एक असहज गठबंधन तक पहुंचती है। जल्द ही कंकाल के अवशेषों से भरी एक गुफा की खोज की जाती है। ईगो क्विल का ब्रेनवॉश करता है और खुलासा करता है कि अपनी यात्रा के दौरान उसने हजारों संसारों पर
पौधे रोपे जो खुद के लिए विस्तार के में टेराफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन केवल दो सेलेस्टियन की शक्ति ही उन्हें सक्रिय कर सकती है। उस अंत तक उसने अनगिनत महिलाओं को गर्भवती किया और योंडू को अपने संतानों को इकट्ठा करने के लिए काम पर रखा, लेकिन उन सभी को मार डाला जब वह उनकी दिव्य शक्ति को प्राप्त करने में विफल रहे। कुल ईगो के प्रभाव से लड़ता है और जब ईगो को पता चलता है कि उसने मेरेडिथ को ब्रेन ट्यूमर दिया था जिससे उसकी मौत होगी, कुल हिंसक रूप से अहंकार पर हमला करने के बाद अहंकार परजीवी रूप से कुल की ऊर्जा को अंकुरों को सक्रिय करने के लिए खींचता है, जो उस दुनिया का वो उपभोग करना शुरू करते हैं जिस पर वे हैं। रॉकेट, योंडू, ग्रोट और क्रैगलिन आते हैं और मेंटिस, ड्रैक्स, नेबुला और गमोरा के साथ मिलकर कुल को बचाते हैं। पुनर्मिलन संरक्षक ग्रह के मूल में अहंकार के मस्तिष्क की यात्रा करते हैं, जहां योंडू ने खुलासा किया कि उसने उसे अहंकार से अलग करने के लिए कुल रखा था। जैसे साउरिन के ड्रोन लौटते हैं और हमला करते हैं, रॉकेट चोरी की बैटरियों का उपयोग करके एक बम बनाता है जो ईगो के मस्तिष्क पर ग्रोट करता है। कुल अहंकार से लड़ने के लिए अपनी नई दिव्य शक्तियों का उपयोग करता है, जिससे वह अन्य अभिभावकों और मंटिस से बचने के लिए काफी देर तक विचलित हो जाता है। बम विस्फोट करता है, अहंकार को मारता है और ग्रह को विघटित करता है, जो कुल को उसकी दिव्य शक्तियों से दूर कर देता है। योंडी कुल को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है और अंतरिक्ष के निर्वात में मर जाता है। गमोरा के साथ सुलह होने के बावजूद नेबुला थानोस को मारने के लिए अपनी खोज को छोड़ने और फिर से शुरू करने का विकल्प चुनती है। एक नए सदस्य के रूप में मेंटिस के साथ अभिभावक योंडू के लिए अंतिम संस्कार करते हैं। दर्जनों रैगर जहाजों के आने से रॉकेट और क्रैगलिन खुश हैं, योंडू के बलिदान को स्वीकार करते हुए और उसे फिर से रैगर के रूप में स्वीकार करते हुए। क्रेडिट के मध्य और बाद के दृश्यों की एक श्रृंखला में क्रैगलिन योंडू के टेलिकनेटिक तीर और नियंत्रण पिन को लेता है। रैगर नेता स्टार ओगार्ड अपने पूर्व साथियों के साथ फिर से मिले। आयशा एडम बनाती है एक नया कृत्रिम प्राणी जिसके साथ वह रखवालों को नष्ट करने की योजना बनाती है और ग्रोट एक किशोरी में बढ़ता है। मई 2014 में डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने कहा कि उन्हें लगता है कि गैलेक्सी फिल्म के पहले सर्वेक्षण 2014 में मजबूत मताधिकार क्षमता थी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य एक और एवेंजर्स बनाना था। जेम्स गुन, उन्होंने पहली फिल्म का निर्देशन और सह लेखन किया, ने कहा कि वह एक सीक्वल के लिए वापसी करना चाहेंगे और यह कि अगर उनसे पूछा गया तो वह अनुबंध के लिए बाध्य थे। अगले महीने निर्माता केविन फीच ने कहा कि ऐसी जगहें हैं जहां हम ले सकते हैं और हमारे पास विचार हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं। कॉमिक्स के पात्रों, दुनिया और कहानी की विस्तृत श्रृंखला के आधार पर जुलाई 2014 में गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के सह पटकथा लेखक निकोल परलमैन ने एक सीक्वल की पुष्टि की, यह कहते हुए कि यह डिज्नी की पहली फिल्म के लिए सकारात्मक आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण होने वाला था और यह कि गुन लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। इसके तुरंत बाद सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में अगली कड़ी को 28 जुलाई 2017 को रिलीज करने की तारीख दी गई। गन ने एक महीने के भीतर फिल्म पर काम शुरू कर दिया और कहा कि इसमें कॉमिक्स से कम एक नया गार्जियन शामिल होगा। अक्टूबर में गुन ने पुष्टि की कि सभी 5 मूल अभिभावक अन्य सहायक पात्रों के साथ सीक्वल के लिए वापस आएंगे और रिलीज की तारीख 5 मई 2017 तक बढ़ा दी गई थी। बाद के महीनों में माइकल रूकर ने कहा कि वह योंडू ओडोंटा के रूप में वापस आएंगे और चरित्र के लिए क्षेत्रों की खोज करने के लिए उत्सुक थे। क्रिस प्रैट, उन्होंने पहली फिल्म में पीटर क्विल स्टार लॉर्ड की भूमिका निभाई थी, ने पुष्टि की कि अगली कड़ी उनकी अगली परियोजना में से एक होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे रॉकेट के रूप में वापसी करेंगे तो ब्रेडली कूपर ने रुचि और उत्साह व्यक्त किया। विन डीजल ने भी पुष्टि की कि वह ग्रूट के रूप में वापसी करेंगे। मार्च 2015 में गुन ने खुलासा किया कि पहली फिल्म से प्रमुख चालक दल परिवर्तन के साथ फिल्मांकन अटलांटा जॉर्जिया में होगा और उनके कई सीन गुन करेन गिलन के साथ नेबुला के रूप में क्रैगलिन और फंटेरी के रूप में लौटेंगे। उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ अपने संबंधों की व्याख्या करते हुए कहा, कंपनी को जाने दो और अपना काम करने दो और वास्तव में उनके नोट्स और विचारों को सुनता हूं। मुझे कभी भी किसी भी चरित्र या कथानक के तत्व में डालने के लिए नहीं कहा गया। जब वे आप पर भरोसा करते हैं तो आपको एक विस्तृत स्थान देते हैं। हम बिल्कुल फिट हैं। उस महीने आईपीएल के कारण भले ही कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन मगर सीजन में हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की लगातार रिलीज का सिलसिला जारी था।
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पॉपुलर सीरीज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली 2 फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ब्रह्मांड के रक्षक एक बार फिर दुनिया को बचाने के सफर पर हैं, जो कि उनके चाहने वालों के लिए यादगार बन जाता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि का पहला नियम है, जो जैसा है सही है, क्योंकि हर किसी को ऊपर वाले ने काफी सोच समझकर बनाया है। लेकिन जब कोई हैवान इसे बदलने की चाहत में इससे छेड़छाड़ करता है तो वह प्रकृति के संतुलन को ही बिगाड़ता है। फिर चाहे वह एवेंजर्स का सुपर हीरो विलन थैनोस हो या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पिछली फिल्म में नजर आया विलन ईगो, ये सभी कायनात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलना चाहते थे। मौजूदा फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में भी ब्रह्मांड के रचकों का सामना एक ऐसे ही खतरनाक विलन द हाई इवोल्यूशनरी से होता है, जो कि सारी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के चाहत में एक नई पृथ्वी द काउंटर अर्थ बनाता है। वह चाहता है कि उसकी धरती पर सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन अपनी कल्पना की हकीकत में साकार नहीं हो पाने के कारण वह बौखला जाता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में इस नए विलन का काफी पुराना नाता गार्डियंस के गैंग मेंबर रॉकेट से है। उसने ही रॉकेट को परफेक्ट बनाने की चाहत में उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस कारण वह सुपर इंटेलिजेंट हो गया था। रॉकेट इस विलन की कैद से छूटकर भाग गया। अब विलन द हाई इवोल्यूशनरी अपनी दुनिया के सारे लोगों में रॉकेट जैसा तेज दिमाग डालना चाहता है। रॉकेट को वापस लाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी गार्डियंस के नए ठिकाने पर हमला करता है। इस हमले में रॉकेट की जान पर बनाती है। उसे बचाने के लिए उसके साथ ही गार्डियंस रॉकेट के अतीत का पता लगाते हैं। उन्हें द हाई इवोल्यूशनरी की काली करतूतों के बारे में पता चलता है। अब ये गार्डियंस अपने साथी रॉकेट को और बाकी दुनिया को द हाई इवोल्यूशनरी से बचा पाते हैं, यह आपको यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने पहले ही बता दिया है कि यह फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज की आखिरी फिल्म होगी। हालांकि फिल्म की आखिरी में इसके हीरोज की अलग अलग वापसी का इशारा दिया गया है। बेशक इस फिल्म के तौर पर जेम्स ने शानदार सिनेमा बनाया है। 2.5 घंटे की यह फिल्म हॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से थोड़ी लंबी है। बावजूद इसके जेम्स ने रॉकेट के नजरिए से एकदम नई कहानी दर्शकों के सामने पेश की है। यह आपका भरपूर मनोरंजन करती है। फिल्म एक बार फिर से यह याद दिलाती है कि सीरीज के हीरो खुद को ब्रह्मांड के रक्षक क्यों कहते हैं। इंटरवल से पहले फिल्म आपको रॉकेट के अतीत और नए विलन से रूबरू करवाती है, जबकि सेकंड हाफ में यह और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी जोरदार और इमोशनल कर देने वाला है। जेम्स इस फिल्म को आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर है, लेकिन बावजूद इसके यह आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखने में सफल होती है। फिल्म में आपको शानदार एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। कॉमेडी और इमोशन का डोज भी है। फिल्म में आपको अपने चहेते किरदारों पीटर, गमोरा, नेबुला, ड्रैक्स, मिंटिंग और ग्रूट के अलग अंदाज से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। फिल्म के सारे किरदारों ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन इस फिल्म का असली हीरो अगर रॉकेट को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू यानी मार्वल कॉमिक्स के किरदारों की बनाई मार्वल स्टूडियो की एक काल्पनिक दुनिया। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एमसीयू की 32वीं फिल्म है और इस फिल्म से यह भी तय हो चला है कि एमसीयू का चेहरा मोहरा बदलने के जतन शुरू हो चुके हैं। ये फिल्म विदाई और उन किरदारों की है जो अब तक आकाश गंगा के तमाम ग्रहों का भ्रमण कर चुके हैं। कुछ को बचा चुके हैं, कुछ पर अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिता चुके हैं। लेकिन हाल के महीनों में रिलीज हुई मार्वल की वेब सीरीज में जिस एक किरदार का आगा पीछा एमसीयू रचने वाले नहीं खोल पाए थे, वह किरदार है रॉकेट। खुद ये किरदार इस फिल्म में मानता है कि वह एक रैकून है। कभी